Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today we have to start our second class of neurology. Basically, I will try to cover all the very important topics in this class, and the rest topics will be covered in the next class. There will be 3 classes of neurology. I will try to cover all the very important topics in in these 3 classes. और उसके बाद जो नेक्स्ट मतलब रिवीजन में भी आपके टॉपिक्स मल्टीपल टाइम डिस्कस होंगे। इन्फेक्शियस में भी काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो आपके डिस्कस होते रहेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक, दिस इज़ बेसिकली कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। इसमें यह होता है कि इसका सिनेरियो इस तरह एग्जाम में आता है कि उन्होंने बताया होता है कि पेशेंट या तो उसकी सर्जरी हुई थी, मोस्टली हैंड के लिहाज से होता है कि हैंड की सर्जरी हुई है या हैंड पे कोई माइनर इंजरी हुई है। फीमेल्स में मोर कॉमनली ये प्रेजेंटेशन होती है इसकी, बट मेल्स में भी हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि उसके बाद इंजरी के बाद हैंड तो ठीक हो गया था या सर्जरी के बाद वो ठीक हो गया था, लेकिन उसके बाद पेशेंट के ओरिजिन ऑफ साइट और इंजरी और सर्जरी ना, उसके बाद उसके डिफरेंट टाइप के चेंजेस उस जगह पे स्टार्ट हो गए। जस्ट लाइक टेम्परेचर एंड स्किन चेंजेस स्टार्ट हो गए, एडिमा और स्वेटिंग होती है, मोटर डिस्फंक्शन होने लग गया, या तो हैंड में वीकनेस होनी शुरू हो जाएगी जो उनकी नर्व इन्वॉल्वमेंट थी वहाँ की, या फिर वहाँ का टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा, उधर पेन होगी पेशेंट को। अगर उसकी वो सब कुछ हील हो चुका है उसके बाद भी ये कुछ अरसे के बाद ये सब कुछ स्टार्ट होता है। तो इट्स लाइक एन ऑटो इम्यून प्रोसीजर जो कि बाद में हो रहा होता है। पहले पेशेंट को सर्जरी और इंजरी हुई और पेशेंट का हैंड ठीक हो गया और उसके बाद ये सारे फीचर स्टार्ट हो गए, तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। इसमें उसने आपको टाइम पीरियड बताया होगा कि पहले ट्रॉमा हुआ था या जो भी हुआ था और उसके बाद थोड़ा-सा टाइम पीरियड गुज़रा और फिर उस जगह पे पेशेंट को ये सारे फीचर स्टार्ट हुए। तो बस इसका मोस्टली डायग्नोसिस का क्वेश्चन आता है। मैंने इसके बहुत कॉमनली क्वेश्चंस नहीं देखे हुए इन सीपीएसपी, पास मेडिसिन में, एमआरसीपी में इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो बस आपने इसका डायग्नोसिस के लिहाज से याद रखना है, इसके टाइप्स को करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि पहले इंजरी हुई थी, फीमेल्स में कॉमनली होता है। पहले इंजरी हुई और इंजरी के बाद जो है वो पेशेंट के डिफरेंट चेंजेस उस नर्व रीजन में स्टार्ट हो गए। सो दिस इज़ कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। इसके मैंने ट्रीटमेंट में तो अभी फिजियोथेरेपी बताया हुआ है और हम लोगों ने एनाल्जेसिया देना है, स्पेशलिस्ट पेन स्पेशलिस्ट के पास हमने पेशेंट को रेफर करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज़। अब इसका सिनेरियो आपने इस तरह याद रखना है कि हम बेसिकली डिमेंशिया को, जस्ट लाइक अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया एंड ऑल द थिंग्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उनको ओल्ड एज के साथ लिंक करते हैं, जिसमें लीवी बॉडी डिमेंशिया हो गया या फिर अल्जाइमर्स डिजीज़ होगी और भी टाइप्स होगी। तो उसमें मतलब हमारे सारे फीचर्स होते हैं ओल्ड एज में। लेकिन जो क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज़ है ये यंग लोगों में प्रेज़ेंट होती है। अब यंग जो है ना, हमारे पास 50 इयर्स के पर्सन को भी हम यंग ही कंसीडर करेंगे। तो रैपिडली प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये बेसिकली प्रोटीन्स की वजह से होता है। दीज प्रोटीन्स आर बेसिकली इन्फेक्शियस, पोस्ट इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। मतलब हो सकता है पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन होने के बाद जो है पेशेंट में ये प्रोटीन्स बन गए और उसके बाद उन्होंने एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कर दी। पेशेंट आपका यंग टू मिडल एज था, उसको पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। सडनली उसको डिमेंशिया होना स्टार्ट हो गया। डिमेंशिया का क्या मतलब होता है कि मेमोरी लॉस होनी शुरू होगी, पर्सनैलिटी चेंजेस आने शुरू हो गए, फ्रंटल लॉब इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, पेशेंट को एंटी सोशल बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट की यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, एग्रेसिव नेचर हो सकती है। उसके बाद जो है सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ हो सकती हैं। उसके बाद पेशेंट में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आने लग जाते हैं, जिसमें पेशेंट को डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर पेशेंट को मोटर वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, वीकनेस इन एनी लिम्ब होनी शुरू हो जाएगी, हेलुसिनेशंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो एवरीथिंग व्हिच इज़ रिलेटेड टू डिमेंशिया वो इनमें स्टार्ट हो जाता है और इनमें बहुत रैपिडली ऑनसेट होता है। मतलब एकदम पेशेंट को फीचर्स आएँगे और बहुत रैपिडली वर्स होते जाएँगे और विदिन 1 ईयर जो है वो पेशेंट का प्रोग्नोसिस, 1 ईयर का प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है इसमें। साथ मायोक्लोनस हो रहा होता है। इसकी इन्वेस्टिगेशंस एज़ सच इसमें एमआरआई पे अगर पूछ लें तो हाइपर इंटेंस सिग्नल्स हमें एरियाज़ का पता होना चाहिए कि बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस में होता है। स्पोरेडिक होते हैं 85% केसेस। न्यू वेरिएंट उन्होंने कहा है कि जो न्यू वेरिएंट है ना वो बिल्कुल यंगर पेशेंट्स लाइक जस्ट लाइक, वैसे तो इट्स अ डिजीज़ ऑफ यंग, लेकिन वो बिल्कुल ही 25 इयर्स के लोगों में हो रहा है। एंग्ज़ायटी, विथड्रॉल ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। मीडियन सर्वाइवल जस्ट 13 मंथ्स का होता है। विदिन 1 ईयर पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाती है कंडीशन। सो इसकी एज़ सच कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती।
इसमें सिर्फ पेशेंट की सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट होती है। अगर उसको मोटर वीकनेस हो रही है तो उसको आपने ट्रीट करना है, अगर पेशेंट को पेन हो रही है हमने उसको ट्रीट करना है, अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको ट्रीट करना है। बेसिकली इसमें बस पेशेंट की एंड फैमिली की काउंसलिंग होती है और कुछ भी नहीं होता। आपको इसके डायग्नोसिस का पता होना चाहिए कि एक यंग पेशेंट आपके पास अगर उन्होंने बता दिया और उसको डिमेंशिया के फीचर्स दे दिए और बता दिया कि बहुत रैपिडली पेशेंट डिटीरियरेट हो रहा है, तो फिर आपको ये क्रूट्सफोर्ड-जैकब डिज़ीज़ आपने सोचना है इसके बारे में। ओके ओके, का कोई छोटा-सा टॉपिक है व्हिच इज़ ड्रग्स कॉज़िंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब ना कुछ ड्रग्स होती हैं उनके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जस्ट लाइक रिलेटेड टू ड्रग्स, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई 1 और 2 एमसीक्यूज़ इनमें से आए होते हैं। एक वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाला होता है, एक जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया वाला होता है जो आगे हमारा टॉपिक आएगा। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमें जो मोस्टली पता है ना कि एक हमें आइसोनाइज़िड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि आइसोनाइज़िड का हमें पता हो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है। जो आपकी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं उसमें से विनक्रिस्टिन करती है, मेट्रोनिडाज़ोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इन नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। इन चारों में से एमाइड्रोन का आज तक मैंने कभी कोई एमसीक्यू नहीं देखा, लेकिन ये है कि फिर भी ये आपकी जस्ट 5 ड्रग्स हैं तो ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए अगर इसमें से एमसीक्यू आ जाता है तो वो आपको पता हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ डिस्ट्रोफिनोपैथीज़, मतलब इसमें आपके ड्यूशेन मसल डिस्ट्रोफी एंड बेकर्स मसल डिस्ट्रोफी आती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ डिसीज़ेज़ हैं उनके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जस्ट लाइक हमने कार्डिक में की और वो सारी ऑटोसोमल डोमिनेंट थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके भी की हैं डिसीज़ेज़। एसेंशियल ट्रेमर्स उसमें वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ही था। जो मोस्टली आपकी डिसीज़ेज़ होती हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न शो कर रही होती हैं। लेकिन आपकी सिर्फ़ 2 और 3 इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ेज़ आएँगी जो आपने याद रखनी है कि वो एक्स लिंक्ड पैटर्न शो करेंगी और उनका हमने जेनेटिक्स याद करना है। उसमें से एक आपकी वो आएँगी विल्सन और हीमोक्रोमेटोसिस वाली आएँगी, ये डिस्ट्रोफिनोपैथीज़ आ जाती हैं। ये एक्सट्रीम रिसेसिव हैं, ये लास्ट पार्ट 2 या एमएम में से किसी एक में ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की उन्होंने इनहेरिटेंस पैटर्न पूछा हुआ था, तो दिस इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो मैं आपको मल्टीपल टाइम्स यही बात रिमाइंड करवा रही हूँ कि जेनेटिक्स वो पूछते हैं हर पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर होता है जेनेटिक्स का। और हमने कोई भी क्वेश्चन मतलब हमने किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है कि ये मुझसे नहीं होगा। बस आपने हर चीज़ को फ़ोकस करना है कि आपका कोई क्वेश्चन ना आपकी तरफ से कोई वीकनेस ना शो हो उनको। सो दिस इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब इसमें क्या होता है डिस्ट्रोफिन जीन की म्यूटेशन होती है, इसमें से हमने और कुछ भी याद नहीं रखना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात एक तो इसका जेनेटिक का पैटर्न है और दूसरा ये कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो इट्स मोर डेंजरस एज़ कम्पेयर टू बेकर। ड्यूशेन वाला बच्चा आपके पास जल्दी प्रेज़ेंट हो जाएगा। इसमें प्रॉक्सिमल मसल्स की वीकनेस होती है, प्रॉक्सिमल मसल्स ऑफ आर्म्स एंड द लेग्स मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर प्रोमिनेंट इन द लेग्स। तो जब प्रॉक्सिमल मसल्स की वीकनेस होगी तो पेशेंट को क्या होगा कि वो डिस्टली तो उसके फुट से तो चला जा रहा होगा, लेकिन उसके जो काफ के मसल्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होंगे, तो पेशेंट को काफ सूडो हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जब वो पेशेंट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है उसी काफ को, क्योंकि वो वीक है तो उसकी क्या होगी हाइपरट्रॉफी, मसल्स की बिल्ड जो है ना वो हाइपरट्रॉफीड मसल्स हो जाएँगे। दैट इज़ काफ हाइपरट्रॉफी। तो इसमें गोवर साइन पेशेंट में पॉज़िटिव आएगा। बस आपने गोबर सेन का नेम याद रखना है कि अगर उसने बताया हुआ है कि आपके पास एक आया है 5 ईयर ओल्ड और 6 और 7 ईयर ओल्ड किड और उसके क्या है कि उसको वॉक करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ही हैज़ डिफिकल्टी टू स्टैंड फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन, ही हैज़ गोबर साइन इज़ पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव नहीं भी बताता, यही बता देता है कि सिटिंग फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन में आना फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो आप समझ जाएँ कि वो गोबर साइन की बात कर रहा है। और साथ जो है वो प्रोग्रेसिवली वर्स हो रहा है सब कुछ। तो ये आपने कंसीडर करना है कि ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी है, ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी और बेकर के साथ बेसिकली इट्स अ डिस्ट्रॉफी, तो इसके साथ कार्डिक मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पेशेंट को कोई ना कोई कार्डिक एनोमली भी आ जाती है। कार्डिक फीचर्स भी कोई ना कोई आ सकते हैं। और ड्यूशेन वालों में बच्चों में इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी ज़्यादा कॉमन होती है। जो बेकर होता है ना, बेकर में ये होता है कि बेकर थोड़ी माइल्ड डिज़ीज़ है, आफ्टर द एज ऑफ 10 इयर्स स्टार्ट होती है, तो पेशेंट आपके पास ऑलमोस्ट 15 टू 20 इयर्स की एज में आएगा और वो व्हीलचेयर बाउंड होगा। तो ये पैकर सारे फीचर्स उसके ड्यूशेन वाले होंगे बट इट इज़ लेस स्वेयर। तो इसमें भी ये है कि इसका एज़ सच इन चीज़ों का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता न्यूरोलॉजी में, क्योंकि इनहेरिटेड डिज़ीज़ेज़ होती हैं, पहले से ही स्टार्ट हो चुकी होती हैं। हमने सिर्फ सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट करनी होती है, पेशेंट की लाइफ़ को इम्प्रूव करने की ट्राई करनी होती है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी होती है, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी होती है, उनको
एक सोशल सपोर्ट देनी होती है, ऑक्यूपेशनल सपोर्ट देनी होती है, सो यही सब इनके ट्रीटमेंट, इनका पर्टिकुलर कोई भी मेडिसिन नहीं है। तो इसके जेनेटिक्स याद रखने हैं, इसके फीचर्स याद रखने हैं। इसमें 2-3 चीज़ें या तो इसका डायग्नोसिस पूछ लेगा, बेकर और ड्यूशेन में से आपने याद रखने की कौन-सी चीज़ है, या फिर उसके जेनेटिक्स ज़्यादातर इसके जेनेटिक्स में से क्वेश्चन आया होता है। डिस्ट्रोफिन जीन की म्यूटेशन होती है इसमें, डिस्ट्रोफिन जीन आपने याद रखना है। ओके। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है चारकोट-मेरी-टूथ डिज़ीज़। चारकोट-मेरी-टूथ डिज़ीज़ का सेकंड नेम है हेरिडिटरी सेंसोरियो-मोटर न्यूरोपैथी। इसका क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है, वो आपको चारकोट-मेरी-टूथ भी कह सकता है। इट्स अ न्यू नेम, इसका सेकंड नेम है जी हेरिडिटरी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी। अब उसमें ये होता है कि इट्स अ मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी कॉज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है कि आपकी डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ इन्वॉल्व होंगी और उनमें क्या होगा कि उनमें मोटर वीकनेस भी होगी, उनमें सेंसरी लॉस भी होगा। अब इसमें क्या होता है कि प्रीडोमिनेंटली मोटर लॉस होता है। पेशेंट की क्या हो गया कि डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ जस्ट लाइक फीट, उनकी वीकनेस होगी, पेशेंट को वॉक करने में प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे क्या है, उसे सिटिंग स्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको आगे की तरफ चलने में मसला होगा, और सेकेंडली उसको सेंसरी फीचर्स आएँगे जो भी आएँगे। तो जो फीचर्स होते हैं ना, मतलब अगर आप पेशेंट की बात करें, अगर हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे थोड़ा डिस्कस करें, तो जो चारकोट-मेरी-टूथ डिज़ीज़ हेरिडिटरी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी के पेशेंट्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि आपको उनके फीट पे जगह-जगह पे ना वो नज़र आएँगे, वुंड्स बने हुए नज़र आएँगे। हील्ड वुंड्स, कुछ नॉन हील्ड, कुछ हील्ड वुंड्स, बहुत ज़्यादा जगहों पे पिगमेंटेशन मार्क्स, ये वो सारा कुछ। क्योंकि उनको मल्टीपल, जब उनके फीट ठीक तरह मूव ही नहीं करते ऑन द ग्राउंड, और साथ उनको सेंसरी लॉस भी हुआ होता है, तो उनको पता नहीं चलेगा कि उनको चोट कब लग रही है, उनके फुट पे कोई चीज़ लगी है या नहीं लगी, तो उनको मल्टीपल इंजरीज़ होती रहती हैं। और साथ जो है वो पेशेंट के स्प्रेन्ड एंकल्स भी इसीलिए हैं कि सेंसरी लॉस भी है, मोटर लॉस भी है। तो ये हिस्ट्री फ्रीक्वेंटली ये देंगे। पेशेंट के होते हैं फुट ड्रॉप पेरोनियल पाल्सी की वज़ह से आएगा। हाई आर्च फीट होते हैं, मतलब पेस कैवस होता है इसमें, हैमर टोज़ होते हैं। डिस्टल मसल की वीकनेस होती है, डिस्टल मसल की एट्रोफी होती है, हाइपोरिफ्लेक्सिया होता है बिकॉज़ ये इट्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज़ अ लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पाल्सी। इसलिए सारे लोअर मोटर वाले फीचर्स होंगे पेशेंट के, और साथ ही पेशेंट के क्या होगा, सेंसरी लॉस भी होगा। अब जो है ना, इसका जो क्वेश्चन होता है ना, वो फ्रेडरिक एटेक्सिया के साथ थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है। मैं इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट में इन दोनों क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़ हुई थी। उसमें ये है कि उसमें भी पेशेंट यंग पेशेंट आएगा, इसमें भी यंग पेशेंट ने आना है, दोनों की एज ऑफ प्रेजेंटेशन 15 टू 20 इयर्स होनी है। उसके बाद सेकेंडली दोनों व्हीलचेयर बाउंड भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, पेशेंट से चला नहीं जा रहा, तो जैसे-जैसे डिज़ीज़ प्रोग्रेस होंगी, दोनों व्हीलचेयर बाउंड हो सकते हैं। उसके बाद अ आगे जो है वो पेस केविस, उसमें भी होना है, इसमें भी होना है, फुट ड्रॉप उसमें भी हो सकते हैं, हैमर-टोज़ उसमें, जहाँ पे डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ इन्वॉल्व हुई हैं, तो ये सारा कुछ होगा। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? डिफरेंशिएट आप किस चीज़ से करोगे पेशेंट को, कि जो फ्रेडरिक एटेक्सिया है ना, उसमें सेरिबेलम की इन्वॉल्वमेंट होगी पेशेंट में, वो सॉरी, जो फ्रेडरिक एटेक्सिया का पेशेंट होगा, उसमें सेरिबेलर इन्वॉल्वमेंट होगी। वो बताएगा कि पेशेंट का ब्रॉड बेस गेट है। पेशेंट को ब्रॉड बेस गेट के साथ चलता है, जब उसके लेग्स को आप थोड़ा-सा क्लोज़ करवाते हैं, तो पेशेंट गिर जाता है नीचे। और सेकेंडली इनकोऑर्डिनेशन के फीचर्स बताएगा थोड़े बहुत। ज़्यादा उसने यही बताया होगा कि पेशेंट की ब्रॉड बेस गेट है और बाकी सारी यही चीज़ें होंगी। अगर सेरिबेलम की इन्वॉल्वमेंट बता रहा है, तो वो फ्रेडरिक एटेक्सिया है। अगर वो आपको सिर्फ़ मोटर और सेंसरी लॉस की चीज़ें बता रहा है, मोटर लॉस का मतलब ये है कि पेशेंट की मल्टीपल इंजरीज़ ऑन द फीट, उसके हाई आर्च फीट, उसके पेस कैविस, हैमर टोज़, डिस्टल मसल वीकनेस, डिफिकल्टी टू वॉक, और उसके साथ सेंसरी लॉस भी। तो दैट इज़ ये चारकोट-मेरी-टूथ डिज़ीज़ व्हिच इज़ हेरिडिटरी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी। तो इन दोनों को सेरिबेलम से हमने डिफरेंशिएट करना है। ओके, दीज़ 2 टॉपिक्स वर वेरी इंपोर्टेंट। फ्रेडरिक एटेक्सिया मैं आपको आगे भी करवाऊँगी इन डिटेल। आगे कोरिया आ जाता है। कोरिया का मतलब ये होता है, ये बेसिकली हमारी बेसल गैंग्लिया की 2-3 डिज़ीज़ेज़ हैं। उसमें से कोरिया इनवॉलंटरी रैपिड जर्की मूवमेंट्स होती हैं, और ये डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ के होते हैं, जस्ट लाइक फिंगर्स की, डिजिट्स की आपको मिलेंगी। अगर स्लोअर साइनस मूवमेंट्स जस्ट लाइक स्नेक लाइक मूवमेंट्स होती हैं, उसको एथिटोसिस कहते हैं, और वो लिम्ब की मूवमेंट्स होती हैं। जो डिजिट्स होते हैं ना, इसमें कोरिया आ रहा होता है, कोरिफॉर्म मूवमेंट्स आ रही होती हैं।
एक तो हम लोगों ने याद रखना है कि बेसल गैंग्लिया का जब डैमेज होगा ना, स्पेशली द कॉर्डेट न्यूक्लियस, तो ये सारी चीज़ें आ जाएँगी, जिसमें एथिटोसिस, कोरिया और हेमिबिलिस्मस, ये सब बेसल गैंग्लिया की चीज़ें हैं। तो कोरिया का मेनली एसोसिएशन होती है कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ। अब जो कॉजेज़ ऑफ कोरिया ना, एक कोरिया अलग से तो कुछ भी नहीं आएगा, किसी न किसी डिज़ीज़ में एसोसिएटेड इसके फीचर्स आएँगे, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक तो हंटिंगटन्स डिज़ीज़ है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक है जी विल्सन डिज़ीज़। विल्सन डिज़ीज़ का पेशेंट कैसे प्रेज़ेंट करेगा कि उसको जो है साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होंगी, उसको डिस्टोनिया होगा, मतलब डिस्टोनिया का मतलब क्या होता है कि अ, इनवॉलंटरी आप इसको कह सकते हैं कि डिफ़ॉर्मिटी आपकी फिंगर्स की हो चुकी है। जस्ट लाइक आप उसको कहेंगे फिक्स हो गई हैं फिंगर्स एक जगह पे, उसको हम लोग कहते हैं डिस्टोनिया। ये पेशेंट जो है अपनी फिंगर को मूव नहीं कर सका, जस्ट लाइक उसके थंब जो है अगर वो बेंड हो गया हुआ है डिस्टली, तो वो बेंड ही रहेगा, वो उसको मूव नहीं कर सकती अप एंड डाउन। उसको आप डिस्टोनिया कहते हैं, और साथ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, और साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, और साथ जो है जॉन्डिस का बता सकता है कि येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा या फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। ये विल्सन डिज़ीज़ थी, इसमें कोरिया होता है, हंटिंगटन डिज़ीज़ में कोरिया होता है। जो आपकी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है उसमें से एसिली ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें कुछ भी हो सकता है। वो क्योंकि उसने हर ऑर्गन को इन्वॉल्व करना है, तो वो किसी भी तरह का कुछ भी कर सकती है। रिमेटिक फ़ीवर में सिडेनहैम्स कोरिया होता है। अगर आप रिमेटिक फ़ीवर का पेशेंट देखें तो उसमें भी यही कि कोरिया होता है, साथ पेशेंट को मरमर आ रहा होता है, साथ पेशेंट को फ़ीवर होता है। उससे लियंस ऑन द बॉडी बने होते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ़ 3 ड्रग्स हैं, एंटीसाइकोटिक्स, एल-डोपा और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव याद रखनी है जो कोरिया करवाती हैं। प्रेगनेंसी में थायरॉक्सिकोसिस, कार्बन मोनोक्साइड पॉइज़निंग, ओके, सीवीए इसमें से इम्पॉर्टेंट मतलब इन डिज़ीज़ के साथ कोरिया के सिम्पटम्स वो बता सकता है, लेकिन कोरिया का अलग से कोई डायग्नोसिस नहीं पूछा जाता। आपको इसका एरिया पता होना चाहिए। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेशियोस्कैपुलोह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसको इसके नेम से पता चल रहा है फेशियोस्कैपुलोह्यूमरल। फेशियो का मतलब ये है कि फेस के मसल्स इन्वॉल्व होंगे, स्कैपुलो का मतलब ये है कि स्कैपुला इन्वॉल्व होगा, ह्यूमरल का मतलब ये है कि आपके अपर आर्म के मसल्स इन्वॉल्व होंगे। बेसिकली ये भी यंग एज ऑफ प्रेजेंटेशन होती है, इसमें आपके पास यंग पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अब उसके साथ एक तो फेशियल मसल्स इन्वॉल्व हैं, तो पेशेंट के क्या होगा कि डिफ़िकल्टी क्लोजिंग ऑफ आइज़ होगी, मतलब आई के मसल्स वीक होंगे, स्माइलिंग, ब्लोइंग, जो भी आपके सेवंथ नर्व के फंक्शंस हैं ना, और वो जो सेवंथ नर्व जिन मसल्स को कंट्रोल करिए, वो सब वीक हो जाएँगे। आप स्कैपुला इन्वॉल्व होगा तो शोल्डर और अपर आर्म मसल्स वो भी वीक होंगे, विंगी ऑफ द स्कैपुला हो सकते हैं। लोअर लिम्ब की वीकनेस आएगी साथ, क्योंकि ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना, तो लोअर लिम्ब में आपके क्या होगा, हिप गर्डर की वीकनेस होगी और फुट ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर ये सब चीज़ें आपको बता रहा है, ये जो मतलब न्यूरोलॉजी में थोड़ा-सा ईज़ी इस तरह हो जाता है कि मोस्टली डिज़ीज़ के ना आपसे जस्ट डायग्नोसिस पूछे जाते हैं। बस सिनेरियो थोड़ा बड़ा बन जाता है, वो अगर आपको बताने लग जाए कि ये साथ बता दे कि पेशेंट हैज़ डिफिकल्टी इन क्लोजिंग ऑफ हर आइज़, और साथ जो है वो कह दे कि डिफिकल्टी इन स्माइलिंग, एंड द पेशेंट आल्सो हैज़ डिफिकल्टी टू मूव हर अपर आर्म्स, और देयर इज़ विंगिंग ऑफ prominent scapular blades are present as well, and she has difficulty टू वॉक, एंड देयर इज़ फुट ड्रॉप। वो हर चीज़ तो नहीं बताएगा, लेकिन वो इन तीनों फीचर्स को क्वेश्चन में एक्सप्लेन ज़रूर करेगा। फेस को भी करेगा, अपर लिम्ब्स को भी करेगा, लोअर लिम्ब्स को भी करेगा, स्कैपुला के बारे में भी थोड़ा-सा बताएगा, उससे पता चल जाएगा कि फेशियोस्कैपुलोह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। एज़ सच मैंने कभी इसका जेनेटिक का क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इट्स लाइक अदर्स, मैंने आपको बताया था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट वाली इनहेरिटेंस पैटर्न आपको मोस्ट ऑफ द डिज़ीज़ में यही नज़र आता है। तो बस आपको ना इसके पता होना चाहिए कि 3 इसके नेम से जो 3 चीज़ें आ रही हैं ना, वही 3 चीज़ें इसके अंदर फीचर्स में होनी है, और उन्होंने इसका डायग्नोसिस ही पूछना है आपसे। ओके, दिस इज़ फ्रेडरिक एटेक्सिया। मैंने आपको फ्रेडरिक एटेक्सिया का पहले भी थोड़ा-सा बताया है। अब ये थोड़ा-सा आया यहाँ पे, एक डिफरेंस आया कि ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर होता है। अब जब जितनी भी हमने डिज़ीज़ कर ली है ना, उसमें से ऑटोसोमल रिसेसिव सिर्फ फ्रेडरिक एटेक्सिया है। मैंने इसको थोड़ा इसलिए याद रखा, इस तरह ऑटोसोमल रिसेसिव को याद रखा हुआ था कि इट इज़ लेस कॉमनली फाउंड इन डिज़ीज़, और जो ज़्यादा मतलब आपकी डेंजरस चीज़ें होती हैं, फ्रेडरिक एटेक्सिया इतनी डेंजरस नहीं है, लेकिन मोस्टली जो आपकी बहुत ज़्यादा डेंजरस किस्म की डिज़ीज़ होंगी ना, उसमें ऑटोसोमल रिसेसिव का पैटर्न आ रहा होगा। अच्छा, अब ये है कि हमने सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट किए, लेकिन हमने जो डिस्ट्रोफिनोपैथीज़ की थी, जिसमें ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, वो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव था, और अब हम फ्रेडरिक एटेक्सिया कर रहे हैं, व्हिच इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव। ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर है, GAA रिपीट होता है। उसके बाद
इसमें फिनोमेना ऑफ एंटिसिपेशन नहीं होता। फिनोमेना ऑफ एंटिसिपेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी रिपीट डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जस्ट लाइक हंटिंगटन डिजीज़ की अगर हम बात कर लें, तो उसमें ये होता है कि अगर फादर को 40 इयर्स की एज में हंटिंगटन डिजीज़ हुई थी, तो उसके बेटे को 30 इयर्स की एज में हो जाएगी। दिस इज़ फिनोमेना ऑफ एंटिसिपेशन। ये इन ऑल द नेक्स्ट जनरेशन, जो उसकी नेक्स्ट के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आती जाएगी, हमेशा डिजीज़ अर्लीस्ट एज पे प्रेज़ेंट हो जाएगी। लेकिन फ्रेडरिक में ऐसा नहीं होता। इसकी भी एज ऑफ ऑनसेट 10 टू 15 इयर्स है, जस्ट लाइक चारकोट मेरी टूथ डिजीज़। इसमें गेट अटैक्सिया होता है, काइफोस्कोरियोसिस इसका फीचर है, चारकोट का नहीं था। अब इसमें क्या होता है कि लोअर और अपर दोनों के फीचर्स आ रहे हैं। एब्सेंट अंकल जर्क्स इज़ अ फीचर ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन, वो टाइप ऑफ पाल्सी। एक्सटेंसर प्लांटर जो है अपर की वो है। सेरिबेलर एटैक्सिया मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का मेन पॉइंट ही ये है कि सेरिबेलम इन्वॉल्वमेंट फ्रेडरिक एटैक्सिया में होती है, चारकोट मेरी टूथ डिजीज़ में नहीं होती। उसके बाद आपकी ऑप्टिक एट्रोफी आ गई, स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक्ट डिजनरेशन आ गई। अब इसने हर चीज़ आपको नहीं बताई होनी वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़ करना होता है। वो आपको एज बता देगा और उसके बाद करेगा कि एक व्हीलचेयर बाउंड पेशेंट है और उसको पेस्केविस हुआ हुआ है, हेमाटोज़ हुए हैं, गेट अटैक्सिया हुआ हुआ है। अब अगर उसने सेरिबेलम के बारे में बता दिया तो वो है फ्रेडरिक एटैक्सिया, और अगर उसने सेरिबेलम की बात ना की और साथ सेंसरी थोड़ी बहुत सेंसरी इन्वॉल्वमेंट बता दी। सेंसरी इन्वॉल्वमेंट वो इस तरह भी कह सकते हैं कि पेशेंट के मल्टीपल वुंड्स ऑन द फुट वो सेंसेशन लॉस होने की वज़ह से ही हैं, या एंकल स्प्रेन्ड एंकल्स हैं, तो वो चारकोट मेरी टूथ डिज़ीज़ है। ये इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है और इन दोनों को डिफरेंशिएट करना थोड़ा-सा एग्ज़ाम में मुश्किल हो जाता है। लाइक आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड इन दैट, इसलिए मैं आपको बार-बार ये बात बता रही हूँ। दोनों क्वेश्चन्स आए हुए थे, एक पेपर 1 में था, एक पेपर 2 में था। अब अदर फीचर्स में सबसे इम्पोर्टेंट इसकी एसोसिएशन है। मैंने हुक्म के साथ एसोसिएशन बताई थी आपको, फ्रेडरिक एटैक्सिया की एसोसिएशन होती है। 90% मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ डेथ जो है ना, इसमें हुक्म होता है। मतलब फ्रेडरिक एटैक्सिया जो है पेशेंट, वैसे उनकी लाइफ प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, बट क्योंकि उनमें हुक्म एसोसिएटेड होता है और हुक्म इज़ अ कॉज़ ऑफ सडन कार्डिक डेथ, तो फ्रेडरिक एटैक्सिया में अगर डेथ होगी पेशेंट की, तो वो हुक्म की वज़ह से होगी 90% केसेज़ में। टाइप से हाई हाई आर्च पेरेंट, तो हुक्म के साथ एसोसिएशन याद रखनी है, फ्रेडरिक की और फ्रेडरिक के साथ हुक्म की। ये था इसमें। ओके, अब आगे ना इसने थोड़ा-सा इन दोनों को भी डिफरेंशिएट किया हुआ है। अगर हमने एटेक्सिया, टेलेंजिएक्टेसिया, मैं आपको दोबारा आगे पढ़ाऊँगी डिटेल जब इसका टॉपिक आएगा, लेकिन हम इसको एक बार यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब क्योंकि दोनों एटेक्सियाज़ हैं, फ्रेडरिक एटेक्सिया एंड एटेक्सिया टेलेंजिएक्टेसिया। तो जहाँ पे एटेक्सिया का वर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब ये है कि पेशेंट हैज़ प्रॉब्लम विद द कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन किसने मेंटेन करनी होती है? सेरिबेलम ने मेंटेन करनी होती है। तो ये दोनों में क्या है, सेरिबेलम इन्वॉल्वमेंट दोनों में ही है, क्योंकि दोनों में एटेक्सिया का वर्ड आ रहा है। दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव हैं और दोनों का ऑनसेट चाइल्डहुड में ही हो रहा है। अब एटेक्सिया टीनेंजेक्टेसिया का अर्लीस्ट हो रहा है 1 टू 5 इयर्स में और इसका थोड़ा लेट हो। जहाँ पे आपका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आएगा ना, वो ये होगा कि एटेक्सिया टीनेंजेक्टेसिया का जो पेशेंट है ना, एक तो उसमें उसने आपको बताया होगा कि पेशेंट की बचपन से रिकरेंट इन्फेक्शंस की हिस्ट्री है। जो फ्रेडरिक एटेक्सिया का पेशेंट है ना, उसमें इन्फेक्शंस की कोई हिस्ट्री नहीं देगा इन द सिनेरियो। लेकिन जो एटेक्सिया टीनेंजेक्टेसिया है, उसमें उसने आपको इन्फेक्शंस, रिकरेंट चाइल्डहुड इन्फेक्शंस की हिस्ट्री देनी है, व्हिच इज़ मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो ये आपका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आ गया। और सेकेंडली स्पाइडर एंजियोमा जिसमें होते हैं, उसमें नहीं होते। इंक्रीज रिस्क होता है लिम्फोमा, ल्यूकीमिया का। तो इनका जो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है ना, एटेक्सिया टीनेंजेक्टेसिया में रिकरेंट चाइल्डहुड इन्फेक्शंस होने हैं और फ्रेडरिक एटेक्सिया में नहीं होने हैं। यहाँ से ये दोनों डिफरेंशिएट हो जाएंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया का क्वेश्चन पूछा होता है, और ड्रग्स सिर्फ 3 ड्रग्स हैं, आपने याद रखनी है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना फेनिटोइन और साइक्लोस्पोरिन है। मैंने 2 पेपर्स में ये क्वेश्चन देखा हुआ है। एक में उसने फेनिटोइन का ऑप्शन पूछा हुआ था, एक में साइक्लोस्पोरिन का। ज़्यादातर साइक्लोस्पोरिन जो है ना, मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होती है विद जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। लेकिन आपने ये दोनों याद रखनी है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ना, वो स्पेशली निफेडिपिन आ सकता है। अदर कॉजेज़ में हमें पता है एएमएल में जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसकी जो ड्रग्स हैं फेनिटोइन, साइक्लोस्पोरिन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद सीसीबीज आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इट इज़ जीबीएस। जीबीएस क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन ना थ्योरी में भी आता है। GBS is basically immune mediated demyelination of peripheral nervous system. अब basically this is also a disease of peripheral nervous system.
किसकी वजह से हो रही है? कैम्पिलोबैक्टर जेजुनाई का इन्फेक्शन हो रहा है। इसका थोड़ा-सा पीछे अगर हम इसका थीम देख लें या इसका क्या कहेंगे उसको हम? ओके, जो भी है। इसमें होता ये है कि पेशेंट उसको क्या हुआ, उसको डायरिया हुआ या उसको कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ। कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, ठीक है? उसके बाद पेशेंट ठीक हो गया। मतलब उसको फ़ीवर हुआ था, उसको लूज़ टूल स्टार्ट हुए हुए थे, उसको 3-4 डेज़ ये सब कुछ रहा और पेशेंट ठीक हो गया। और 1 वीक के बाद पेशेंट को क्या हुआ कि पेशेंट को फ़ील होना शुरू हुआ कि जब मैं चलता हूँ, तो मुझसे ठीक तरह चला नहीं जाता। मतलब ही हैज़ प्रॉब्लम विद द वॉक, ठीक है? उससे फीट ठीक तरह ग्राउंड पे उठाए नहीं जाते, रखे नहीं जाते, जिस तरह जो वॉकिंग पैटर्न है ख़राब हो रहा है। उसके बाद उसको अपने टोज़ मूव करने में प्रॉब्लम हो रहा है। 1 सेकंड। ओके। पेशेंट को टोज़ मूव करने में और फीट मूव करने में प्रॉब्लम होगा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसका प्रॉब्लम असेंडिंग पैटर्न में ऊपर जाएगा, उसकी लिम्ब्स की वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट को फिर बेड से मूव करने में प्रॉब्लम लग जाएगा, स्टैंडिंग फ्रॉम द सिटिंग पोज़ीशन मूव करने में प्रॉब्लम होगा। तो मतलब ये फ्रॉम द डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ टू द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ उसकी जो है ना ये वीकनेस आगे प्रोग्रेस करेगी। तो हम लोग फिर इसको जीपीएस की लाइन पे देखेंगे। मतलब ये हमारा पीछे एक सिनेरियो बना होता है। अब ये बात होती है कि कभी भी यूँ नहीं होता कि पेशेंट हमेशा क्लासिकल पैटर्न के साथ आए कि पहले उसके फीट वीक होने शुरू हुए, फिर उसकी लेग्स वीक होनी शुरू हुई, फिर बात की हैंड्स पे। मतलब डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ से स्टार्ट होना है, तो कभी-कभी ये होता है कि पेशेंट के फीट बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन उसकी हैंड्स की वीकनेस शुरू हो जाती है और उसके बाद आर्म्स की वीकनेस होती है और बाद में फीट इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपको उस सिनेरियो में ये भी बता दे कि पेशेंट है, उसको क्या हुआ है कि उसका पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था और उसके बाद फ़ीवर हुआ हुआ था, वो ठीक हो गया, उसने कोई मेडिकेशन ली, वो ठीक हो गया। और अब आपके पास पेशेंट प्रेज़ेंट हुआ है एंड ही हैज़ डिफ़िकल्टी टू होल्ड थिंग्स फ्रॉम हिज़ हैंड एंड ही हैज़ डिफ़िकल्टी टू ओपन द कबर्ड। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये भी आप जीपीएस में ही कंसीडर करेंगे। आपने ये नहीं सोचना कि उसके फीट तो उसने बताई ही नहीं है ठीक है, ये ख़राब हैं, क्योंकि आपकी डिस्टल एक्सट्रीमिटी ने शुरू करना है। हैंड इज़ ऑल्सो अ डिस्टल एक्सट्रीमिटी जस्ट लाइक फुट। तो ये थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूज़िंग पॉइंट होता है जिसमें हम लोग थोड़ा वो हो सकते हैं। अब आगे बात होगी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है एंटीबॉडीज़ बनने की वज़ह से और इसमें एंटी जीएम1 एंटीबॉडी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन-सी एंटीबॉडी पॉज़िटिव होगी, एंटी एंजियोसाइड एंटीबॉडी पॉज़िटिव होती है 95% पेशेंट्स में। इसका एक और वेरिएंट होता है जिसे हम कहते हैं मिलर-फिशर सिंड्रोम। इट्स बेसिकली इट्स वेरिएंट, इसके ना डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। एक इसका होता है एक्यूट मोटर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमायलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, जो आपका फर्स्ट होता है एआईडीपी। उसके बाद ये आपका सीआईडीपी बन जाता है, जो कि थोड़ी-सी डिफरेंट चीज़ आ जाती है, उसका भी मैं आपको साथ ही बता दूँगी। फिर आपका मिलर-फिशर आ जाता है, फिर आपकी बिकरस्टाफ आ जाती है। तो हमारे पास जो सबसे कॉमन वाला वेरिएंट होता है ना, एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी वाला होता है। सेंसरी वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन सेंसरी लॉस इसमें भी आ सकता है। अब जो मिलर-फिशर सिंड्रोम है ना, मिलर-फिशर सिंड्रोम में ये होता है कि इट्स अ वेरिएंट ऑफ जीपीएस। इसमें पेशेंट के जो फीचर्स होंगे वो ये होंगे कि पेशेंट को आई इन्वॉल्वमेंट होगी, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एरिफ्लेक्सिया एंड एटेक्सिया। इसके फीचर्स डिफरेंट हैं फ्रॉम द मेन पैटर्न ऑफ द जीपीएस, जो आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमायलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी होती है। इसमें क्या होता है कि आई मसल्स ने पहले इफ़ेक्ट होना है, ठीक है? उसके बाद बाकी सब चीज़ें होनी है। सबसे पहले पेशेंट को ऑप्थेल्मोप्लेजिया होना शुरू होगा, बाकी हिस्ट्री वही होगी कि पेशेंट को फीवर हुआ था, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस हुई थी, कोई डायरिया हुआ था। लेकिन उसके बाद एकदम पेशेंट की जो है ना आई की मूवमेंट ख़राब होगी। साथ ही पेशेंट के रिफ्लेक्सेस लॉस होने लग गए। रिफ्लेक्सेस हमें तो एग्ज़ामिनेशन में मिलेंगे, लेकिन पेशेंट को एटेक्सिया होने लग गया, चलने में प्रॉब्लम होने लग गया। तो आप उसको कंसीडर करेंगे कि ये मिलर-फिशर सिंड्रोम है। आपने आई को याद रखना है कि आई मसल्स ने इसमें इन्वॉल्व होना ही होना है मिलर-फिशर सिंड्रोम में। उसके बाद इसमें डिसेंडिंग पैरालिसिस होगा। वैसे जीबीएस में असेंडिंग होता है, लेकिन मिलर-फिशर में डिसेंडिंग पैरालिसिस होगा। इसकी एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मिलर-फिशर की एसोसिएशन एंटीबॉडी पूछी होती है कि एंटी-GQ1B एंटीबॉडीज़ प्रेज़ेंट होती है इन 90% ऑफ द केसेस। तो इसका एक ही वेरिएंट था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलर-फिशर जीबीएस का, और इसमें से भी क्वेश्चन आता है। अब जीबीएस के जो फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया कि इनिशियल स्टेजेस में सबसे पहले ना वीकनेस, अच्छा वीकनेस के साथ ना पेशेंट को बैक पेन और लेग पेन के बारे में भी वो आपको बता सकते हैं। तो आपको कहेगा कि जो भी इन्फेक्शन हुआ था और उसके बाद पेशेंट को बैक पेन होनी शुरू हुई है, लेग पेन होनी शुरू हुई है और फिर उसको वीकनेस स्टार्ट होगी।
तो ये होता है कि इट्स बेसिकली प्रोग्रेसिव सिमेट्रिकल एंड वीकनेस ऑफ ऑल लिम्स। अब प्रोग्रेसिव होगी कि पेशेंट की डिस्टल से स्टार्ट हुई है और प्रॉक्सिमली उसने जाना ही जाना है। सिमेट्रिकल होगी, कभी भी एक लेग को इन्वॉल्व नहीं करेगी, हमेशा दोनों लेग्स को इन्वॉल्व करेगी या दोनों आर्म्स को इन्वॉल्व करेगी या फिर ऑल लिम्स को इन्वॉल्व करेगी, चारों को। ये नहीं होगा कि 3 को कर ले या ये नहीं होगा कि एक लेग को कर ले, एक आर्म को कर ले। उसने क्या कि लेग्स आर अफेक्टेड फर्स्ट, रिफ्लेक्सेस आपको, क्योंकि इट्स डिजीज ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज बेसिकली अ टाइप ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पाल्सी होगी यहाँ पे, तो पेशेंट की इसलिए रिफ्लेक्सेस एक्टिव होंगे। सेंसरी सिम्टम्स इसमें बहुत कम होते हैं, आपको सेंसरी लॉस नहीं मिलता कभी भी इसमें आपको पेरिस्थीसियाज मिलता है, मतलब पेशेंट आपको बताता है कि मुझे फील होता है कि मेरे पैरों में सुइयां चुभ रही हैं या चूंटियां चल रही हैं, लेकिन आप जब सेंसेशन चेक करेंगे तो उसका कोई सेंसरी लेवल नहीं होगा पेशेंट का, सिर्फ पेशेंट को बस फील होगा कि पेरिस्थीसियाज हैं। तो ये सेंसरी सिम्टम्स होंगे जो कि इतने टिपिकल नहीं होते, लेकिन मेन चीज़ होगी कि पेशेंट आपको बताएगा कि बैक पेन या लेग पेन है और उसके बाद उसको वीकनेस स्टार्ट हुई है, इससे पहले इसको फीवर हुआ हुआ था थोड़े दिन पहले और साथ कोई डायरिया या जो भी था। और कभी भी ये नहीं कंसीडर करना कि हमेशा फीट से ही वीकनेस स्टार्ट होगी, हैंड से भी स्टार्ट हो सकती है। ये बुक्स में बातें नहीं लिखी होती, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम देखते हैं तो ऐसे पेशेंट्स आए होते हैं और सीपीएसपी में इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। अदर फीचर्स में गैस्ट्रोएंटेराइटिस और रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस की हिस्ट्री हो सकती है, मैंने आपको बताया है। अब जब आपका जीबीएस प्रोग्रेस करना है ना, तो जीबीएस ने भी तो ऊपर-ऊपर जाना है, उसने आपके रेस्पिरेटरी मसल्स को भी इन्वॉल्व करना है और उसने आपके फेस के मसल्स को भी इन्वॉल्व करना है। रेस्पिरेटरी मसल्स को इन्वॉल्व करेगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा व्हिच इज़ एन इमरजेंसी, पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, आपको वेंटिलेट करना पड़ेगा। क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट है तो पेशेंट को डबल विजन स्टार्ट हो जाएगी, डिप्लोपिया, बायलेटरल फेशियल नर्व पाल्सी और ओरोफिंजियल वीकनेस, मतलब पेशेंट को डिस्फेजिया भी हो सकता है, पेशेंट की फेशियल नर्व की वीकनेस होगी और इसमें ना बायलेटरल फेशियल नर्व पाल्सी होती है। हमने कहा है कि ये सिमेट्रिकल होता है, कभी भी एक साइड को इन्वॉल्व नहीं करता, जब भी करेगा दोनों साइड्स को इन्वॉल्व करेगा और साथ डिप्लोपिया होगा। ऑटोनॉमी की इन्वॉल्वमेंट में यूरिनरी रिटेंशन और डायरिया हो सकता है। लेस कॉमन फाइंडिंग्स में पेपिलिडीमा हो सकता है। अब ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस में क्या करना होता है, इसमें मेन जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो लंबर पंक्चर होता है। लंबर पंक्चर में आपको एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन मिलती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि पेशेंट में जो आपकी इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, जो आपकी इन्फेक्शियस सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो नॉर्मल हो गए होंगे क्योंकि पेशेंट का इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, लेकिन पेशेंट का प्रोटीन लेवल ज़्यादा होगा क्योंकि पेशेंट की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। इसका यही मतलब है कि प्रोटीन ज़्यादा होगा और व्हाइट सेल्स नॉर्मल होंगे। फिर आप नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करवाते हैं तो इसमें नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है, प्रोलॉन्ग डिस्टल मोटर लेटेंसी और इंक्रीज़ एफ वेव लेटेंसी। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ जो है ना, ऐसा जिसका कोई पैटर्न तो आपसे नहीं पूछेंगे, ये क्लिनिकल की बातें हैं। आगे आ जाती है इसकी मैनेजमेंट, बिकॉज़ दिस इज़ एन इम्यून मेडिएटेड डीमायलिनेशन, इन्फेक्शन से ट्रिगर हुआ है, डीमायलिनेशन इम्यून मेडिएटेड है, तो हमने एंटी इम्यून इम्यूनिटी मेडिकेशन देनी है पेशेंट को। तो हमारी मेन मैनेजमेंट होगी कि या तो हमने पेशेंट को आईवीआईजी देना है या हमने पेशेंट को प्लाज्मा एक्सचेंज देना है। वो कभी भी आपको दोनों की ऑप्शन नहीं देगा, वो आपको एक ही ऑप्शन देगा क्योंकि ये दोनों की ना कुछ आईवीआईजी की कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ प्लाज्मा एक्सचेंज की अच्छी बातें हैं। हमारे पास क्या होता है कि ज़्यादा प्लाज़्मा एक्सचेंज हो रहा होता है, क्यों? क्योंकि पेशेंट्स जो है ना वो इतने अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ होते हैं, उनकी आईवीआईजी इज़ एक्सपेंसिव। तो हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो प्लाज़्मा एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जिसमें 5 टू 8 सेशंस प्लाज़्मा एक्सचेंज के होते हैं विदिन 10 डेज़, उसमें पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है। आईवीआईजी जो है वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस उतनी ही है, थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि पेशेंट को फिर आपको किसी मशीन-वशीन में नहीं, आपको सीवीपी नहीं पास करनी पड़ती, आप एक इंजेक्शन लगाते हो बस। Uh, इन दीज़ बुक्स ये फर्स्ट लाइन आईवीआईजी होती है, लेकिन हमें वो दोनों की ऑप्शन नहीं देगा, बस एक ही ऑप्शन ही देगा हमें। इन दोनों में से जिसकी भी ऑप्शन दे वही इसका ट्रीटमेंट होगा। आईवीआईजी की डोज़ पूछी जाती है एग्ज़ाम में और इसकी डोज़ होती है 0.4 mg पर केजी पर डे, 5.4 ग्राम पर केजी पर डे, ठीक है? और ये आपने 5 डेज़ में देना होता है। टोटल डोज़ क्या बन जाएगी, 2 ग्राम पर डे बन जाएगी और आप 2 ग्राम पर 5 डेज़ बन जाएगी टोटल डोज़। लेकिन जो आपसे डोज़ पूछी जाती है 0.4 पूछी जाती है 0.4 ग्राम पर केजी पर डे इसकी डोज़ होती है। और उसके बाद इसमें स्टेरॉइड्स का कोई भी रोल नहीं होता, बिल्कुल भी स्टेरॉइड्स नहीं देने।
एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि पेशेंट को, क्योंकि आपके पास जीबीएस का पेशेंट आ गया तो आपने थोड़े से फैक्टर्स देखने होते हैं कि आपने, क्योंकि पेशेंट की लाइफ सेव करनी है, तो आप उसकी कुछ चीज़ें एग्ज़ामिन करेंगे बार-बार ताकि आपको पता चले कि पेशेंट डिटीरियोरेट तो नहीं हो रहा, उसको आईसीयू एडमिशन की या वेंटिलेशन की ज़रूरत तो नहीं है, वेंटिलेटर की। तो उसके लिए आप फोर्स वाइटल कैपेसिटी करते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए। तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी अगर इसकी 15 टू 20 ml पर मिनट से कम हो जाएगी तो आपको पेशेंट को वेंटिलेट करना पड़ेगा। 15 ml। ये एक आपने रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए फोर्स वाइटल कैपेसिटी मेजर करनी है। साथ ही हमने जो है ना पेशेंट के देखना होता है, रेस्टिंग टैकीकार्डिया देखना होता है। आपने पेशेंट की चेस्ट एक्सपेंशन देखनी होती है। आपने पेशेंट के पुअर प्रोग्नोसिस में आगे उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन आपने रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए एफवीसी को मॉनिटर करना है, ये याद रखना है। आईवीआईजी की डोज़ याद रखनी है। उसके बाद आपने प्रोग्नोसिस आ जाता है। ओके, पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं? तो एज 40 ईयर से ज़्यादा हो। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि अगर अपर एक्सट्रीमिटी की इन्वॉल्वमेंट भी होगी है ना, तो वो पुअर प्रोग्नोसिस है, क्योंकि वो ऊपर-ऊपर जा रहा है, असेंड कर रहा है। Previous history of diarrheal illness है तो it's a poor prognosis. High anti-GM1 antibody titer, it's a poor prognosis और need for ventilatory support. कोई जो डेंजरस चीज़ें हैं ना कि वेंटिलेशन करनी पड़ रही है, फेशियल नर्व की पॉलिसी हो रही है, पेशेंट की अपर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, साथ GM1 एंटीबॉडी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, साथ पेशेंट को डायरियल इलनेस हुई हुई थी और एज। तो दीज आर पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जो रैपिडली प्रोग्रेसिव जीबीएस होता है ना, इट्स पुअर प्रोग्नोस्टिक होता है, वरना जीबीएस का अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। ओके, इसमें थोड़ी-सी मैंने आपसे ये बात डिस्कस करनी थी कि अगर हम इसके साथ ही सीआईडीपी डिस्कस कर लें। जीबीएस इज़ बेसिकली ना एआईडीपी, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमायलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, इसका वेरिएंट ही है, लेकिन इसको सेकेंडली हम वही कह सकते हैं क्योंकि सबसे कॉमन एआईडीपी ही होता है जीबीएस का वेरिएंट। दूसरा होता है, एक अलग से चीज़ होती है सीआईडीपी, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डीमायलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। बोथ आर सिमिलर। आपके पास जो जीपीएस है ना, एक्यूट फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है विद इन 4 वीक्स, मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ और फिर 4 वीक्स के अंदर पेशेंट ने वीकनेस डेवलप कर ली। इट मीन्स दिस इज एआईडीपी, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमायलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, दिस इज जीबीएस। अगर पेशेंट 4 टू 8 वीक्स के दरमियान में, जस्ट लाइक 5 वीक्स या 6 वीक्स या 7 वीक्स के बाद वीकनेस डेवलप करता है, उसको हम कहते हैं सब एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमायलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। एक्यूट, उसके बाद सब एक्यूट, 4 टू 8 वीक्स के दरमियान में। फिर आपका आ जाता है 8 वीक्स के बाद, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डीमायलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। मतलब 4, 4 टू 8 और 8, इस तरह आपने इसके टाइम पीरियड याद रखना है। ये क्वेश्चन आया हुआ था मुझे लगता है लास्ट पेपर में। अब ये है कि सीएडीपी जो होता है ना, इट्स बेसिकली इट्स आल्सो टाइप ऑफ जीबीएस आप इसे कह लें, या मतलब इसका सारे का सारा प्रोसीजर वही चल रहा होता है पीछे, उसमें जो उसका कॉन्सेप्ट अगर हम ले लें, पेशेंट को इन्फेक्शन ही हुआ था और इन्फेक्शन होने के बाद जीबीएस में तो ये होता है कि एक्यूटली पेशेंट को जीबीएस हो गया, उसके बाद पेशेंट को आपने ट्रीट किया या नहीं किया, तो पेशेंट कुछ जो है वो 85% लोग ठीक हो जाते हैं, जो 15% होते हैं वो उनमें थोड़ी-सी डिसेबिलिटी रह जाती है और 5% की डेथ हो जाती है। जो सीआईडीपी क्या होता है, उसमें उसका जो ऑटोइम्यून फिनोमेना हुआ होता है ना, वो अंदर ही उसकी बॉडी में चलता रहता है थोड़ा बहुत। पेशेंट को क्या होगा कि पेशेंट को एक बार वीकनेस हुई, पेशेंट इम्प्रूव हो गया, उसके बाद पेशेंट को कुछ अरसे के बाद दोबारा वीकनेस शुरू होगी और उससे पहले कोई ट्रिगर भी नहीं मिला पेशेंट को। तो मतलब क्रॉनिक फॉर्म में ये प्रोसेस चलता रहा, जिसमें पेशेंट ठीक होता रहा, खराब होता रहा। तो दिस इज़ सीआईडीपी। सीआईडीपी का ट्रीटमेंट जो है थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। उसमें ये होता है कि फिर हमें पेशेंट को स्टेरॉइड्स देने लग पड़ते हैं, वो जो इम्यून फिनोमेना उसके अंदर चल रहा होता है, उसको मास्क करने के लिए। तो उसमें एक मतलब अलग से स्टेरॉइड्स, जीबीएस में कोई रोल नहीं है स्टेरॉइड्स का, जीबीएस में सिर्फ प्लाज़्मा एक्सचेंज का रोल है और आईवीआईजी का रोल है। लेकिन जो सीआईडीपी में है, उसमें आपने स्टेरॉइड्स देने होते हैं और साथ आपने लो डोज़ में प्लाज़्मा एक्सचेंज करनी होती है, या लो डोज़ आईवीआईजी देने होते हैं। सो उसके ट्रीटमेंट जो है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सीआईडीपी में हमने स्टेरॉइड्स देने हैं, जीबीएस में स्टेरॉइड्स हमने नहीं देने। और आपको इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि जीबीएस 4 वीक्स में होगा, 4 टू 8 वीक्स के दरमियान में अगर होगा तो वो सब एक्यूट होगा, और जो 8 वीक्स के बाद होगा वो क्रॉनिक होगा, जो सीआईडीपी होगा। और सीआईडीपी जो है वो एक्यूटली इमरजेंसी नहीं होती, उसमें पेशेंट थोड़ा स्टेबल होता है, उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर इन सारी चीज़ें नहीं होती, बस पेशेंट की थोड़ी बहुत वीकनेस चल रही होती है और सेंसरी आपको फीचर्स पैरेस्थीसियास वगैरह मिल रहे होते हैं और उसमें आपने पेशेंट को स्टेरॉइड्स देने होते हैं।
ये मैंने CADP का आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट देना था कि इन केस आपसे टाइम पीरियड अगर वो इन तीनों का पूछ लें तो। ओके, कल हमने ना हेड इंजरी डिस्कस की थी, मैंने आपको सबरेक्नोइड हेमरेज भी बता दिया था और सब ड्यूरल हेमाटोमा भी बता दिया था, एक्स्ट्रा ड्यूरल रह गया था। एक्स्ट्रा ड्यूरल में ये होता है कि पेशेंट का बेसिकली ना ट्रॉमा हुआ होता है, कोई ना कोई हेड इंजरी हुई होती है। उसमें एसरेशन डीसरेशन ट्रॉमा हुआ होता है या ब्लो टू द साइड ऑफ हेड होता है टेम्पोरल आर्टरी। तो इसमें ब्लीडिंग स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड स्कल होगी, सबसे आउटर लेयर और स्कल के दरमियान में पेशेंट को ब्लीडिंग होनी है। और मिडल मेनिंजियल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है। एक तो इसमें आर्टरी याद रखनी है कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है। दूसरा इसके फीचर्स याद रखने हैं। एक तो पेशेंट का रेज़ इंट्राक्रैनियल प्रेशर का फीचर होगा, वही कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, वॉमिटिंग होने लगी है, ब्लीड होने लग गया है, नेज़ल ब्लीड ये वो। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि ल्यूसिड इंटरवल होता है। वो आपको बताएँगे कि पेशेंट जस्ट लाइक एक बच्चा साइकिल पे जा रहा था और वो साइकिल से गिरा। गिर के वो 5 मिनट्स के लिए जो है ना वो गिरा रहा और थोड़ा-सा सेमी कॉन्शियस सा हो गया या अनकॉन्शियस हो। उसके बाद पेशेंट उठा, वो बिल्कुल ठीक था। उसने दोबारा साइक्लिंग स्टार्ट की, वो अपने घर चला गया और घर जाके क्या हुआ कि हाफ ऑवर के बाद या 1 ऑवर के बाद पेशेंट जो है ना वो सो गया और उसके बाद जब उसे उठाया तो वो उठ नहीं रहा था। मतलब ही वाज़ लाइक सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस। या फिर उठा भी तो उसके बाद उसे वॉमिटिंग, मतलब मुश्किल से अगर उठाया भी तो उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई या उसको ब्लीड स्टार्ट हो गया किसी जगह से। तो इसमें क्या होता है, ल्यूसिड इंटरवल का पीरियड आता है कि पेशेंट एक बार बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है दरमियान में और उसके बाद फिर पेशेंट ड्राउज़ी होना शुरू हो जाता है। तो हमने जो ल्यूसिड इंटरवल वाली बात है ना, वो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा के लिए याद रखनी है। कि इसके क्वेश्चन में बताई गई है आपको ये, कि अगर पेशेंट को कोई इंजरी हुई भी थी या जो भी हुआ था तो उसके बाद पेशेंट का ल्यूसिड इंटरवल आया था दरमियान में और फिर पेशेंट दोबारा खराब हुआ। तो ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा है आपका। उसके बाद सबड्यूरल हेमाटोमा मैंने आपको बता दिया था, इसका ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है अल्कोहलिक्स या ओल्ड एज के लिहाज से कि पेशेंट को रिकरेंट जो है ना फॉल्स की हिस्ट्री होती है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता पेशेंट में पर्सनैलिटी चेंजेस या आने लग जाती हैं या ड्राउज़ी रहने लग जाता है या डिमेंशिया के फीचर्स आने लग जाते हैं, तो उसको सबड्यूरल हेमाटोमा हुआ। सबरेक्नोइड हेमरेज वाली बात हमने कर ली थी कि इसमें सडन थंडरक्लैप हेडेक होता है और पेशेंट सडनली फिर कोलैप्स अनकॉन्शियस हो जाता है। सीटी करवा के देख लेते हैं, अगर सीटी नेगेटिव आता है तो 12 आवर्स के बाद हम एलपी कर लेते हैं, उसे कन्फर्म करने के लिए। फिर आपका इंट्रासेरेब्रल हेमाटोमा तो हमें पता है स्ट्रोक में होता है, तो इसमें ल्यूसिड इंटरवल वाली बात जो है ना वो मैं आपको अलग से बताना चाह रही थी। ओके, दिस इज़ हेमिबिलिस्मस। हमने ना पहले कोरिया डिस्कस किया है, एथिटोसिस डिस्कस किया है, दीज़ और अब हेमिबिलिस्मस है। दीज़ आर ऑल बेसिकली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ किसकी वज़ह से होते हैं? बेसल गैंग्लिया की इन्वॉल्वमेंट की वज़ह से हो रहे होते हैं। बेसल गैंग्लिया का ही पार्ट है ये सबथैलेमिक न्यूक्लियस। तो जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है उसकी वज़ह से कोरिया हो रहा था और सबथैलेमिक न्यूक्लियस की वज़ह से हेमिबिलिस्मस होता है। एक क्वेश्चन में किसी एक बुक में मैंने क्वेश्चन देखा था, मुझे वो क्वेश्चन कोई इतना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसमें बात उसने हेमिबिलिस्मस की हुई थी। ये बलिस्टिक मूवमेंट्स होती हैं, बलिस्टिक मूवमेंट्स होती हैं, मतलब सडन इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट्स होती हैं होल लिम्ब की, कॉन्ट्रा-रिलेटेड टू द साइड ऑफ लियन। ये मोस्टली आपको मिलेंगी स्ट्रोक के पेशेंट्स में। मैंने एक इमरजेंसी में पेशेंट देखी थी ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग। शी केम ऑन व्हीलचेयर, वो वैसे बिल्कुल ठीक थी पेशेंट, लेकिन उसके बेटे ने हिस्ट्री दी थी कि लास्ट 1 आवर से उनका जो आर्म है ना वो खुद ही एकदम ऊपर जाता था जर्क करके और फिर नीचे आके गिर जाता था। एंड पेशेंट वाज़ सेइंग कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करी। मतलब मेरे हाउस ऑफिसर्स थोड़ा-सा दे वर लाइक, उन्हें लग रहा था कि पेशेंट जान के करी है, क्योंकि एकदम जर्की सा हैंड ऊपर जाता था और एकदम ठाह से आके नीचे गिरता था। तो ये हेमिबिलिस्मस है। इसमें पेशेंट उसको इनवॉलंटरी ये सारा कुछ चल रहा है, पेशेंट कुछ भी नहीं कर रहा, ये स्ट्रोक की वज़ह से हुआ हुआ था उसको। और आपको इसका एरिया पता होना चाहिए कि सबथैलेमिक न्यूक्लियस का जब रीजन होगा ना, तो कॉन्ट्रा-लेटरल टू द साइड जो है ना पेशेंट को ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएँगी। ये प्रॉक्सिमल मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं। मैं आपको बार-बार एक बात बता रही हूँ कि जो डिस्टल मसल्स है ना उनमें कोरिफॉर्म मूवमेंट्स होती हैं जो कोरिया वाली हैं। डिस्टल मसल्स आपके डिजिट्स के, और जो प्रॉक्सिमल मसल्स है ना उसमें ये होती हैं हेमिबिलिस्मस होता है। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट याद रखना है कि इसमें हेलोपेरिडोल लिखना है, H फॉर हेमिबिलिस्मस एंड H फॉर हेलोपेरिडोल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ herpes simplex encephalitis। इट्स बेसिकली वेरी कॉमन टॉपिक इन एग्जाम। पेशेंट आपके पास कैसे आएगा? herpes simplex एन्सेफलाइटिस का पेशेंट, वही सारी हिस्ट्री होगी कि पेशेंट को फीवर हुआ और उसके बाद पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया या पेशेंट को फिट्स होने शुरू हो गए या ड्राउज़ी होने लग गया। ये सारे फीचर्स इसमें होते हैं। अब फीवर, हेडेक, साइकियाट्रिक सिम्पटम, सीज़र्स, वॉमिटिंग, फोकल फीचर्स में पेशेंट को एफेज़िया भी हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो ये होती है ना, जो एग्ज़ाम में दी होती है, मतलब हर क्वेश्चन में, हर एग्ज़ाम में आपको नहीं बताई होती, लेकिन वो आपको ये क्लू मिलता है
कि ये बेसिकली वायरस जोन्स होते हैं टेम्पोरल लोब्स को इफ़ेक्ट करता है। तो आपको टेम्पोरल लोब के साइन भी मिलते हैं, इसलिए पेशेंट को एफेज़िया हो रहा होता है। तो आपको वो क्वेश्चन में बता सकता है कि जब उसका एमआरआई करवाया था तो आपका टेम्पोरल लोब पे हेमरेज मिल गया। मतलब एक पेशेंट आपके पास आया फ़ीवर के साथ, फिर वो अनकॉन्शियस हो गया, उसको वॉमिटिंग आने लगी या उसको फिट्स होने लगी है। जब आपने उसका एमआरआई कराया उसका वर्कअप करने के लिए, तो आपको टेम्पोरल लोब पे हेमरेजेस या पेटिकिया मिल गए। तो दैट इज़ हर्पिस सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस। उसने टेम्पोरल लोब को जाके इफ़ेक्ट किया और उसकी वजह से उसमें फीचर्स आ रहे हैं एमआरआई में। और साथ पेशेंट को एफेज़िया भी टेम्पोरल लोब की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये होती है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, वो ये है कि इसमें जो है ना पेशेंट को सेंसरी न्यूरल डेफनेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैंने एक पेपर में क्वेश्चन देखा हुआ है, लास्ट किसी एग्ज़ाम में उसने बताया हुआ था कि पेशेंट आया फ़ीवर के साथ, उसे फ़ीवर हुआ था और अब उसको सेंसरी न्यूरल डेफनेस या पेशेंट को डेफनेस हो गई है, तो उसको टेस्ट किया था दैट इज़ सेंसरी न्यूरल डेफनेस। तो वो हर्पिस सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस की वजह से हुई थी। यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप लोग इसको नोट कर लें कि सेंसरी न्यूरल डेफनेस की बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है हर्पिस सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस के साथ। इन्वेस्टिगेशंस में वही लिम्फोसाइटोसिस, एलिवेटेड प्रोटीन्स आ जाएँगे। सीटी में मीडियन टेम्पोरल एंड इंफीरियर फ्रंटल चेंजेस, पेटिकुलर हेमरेजेस आएँगे, मैंने आपको बताया एमआरआई ज़्यादा बेटर इन्वेस्टिगेशन होती है। पीसीआर करवाते हैं हम इसका, पीसीआर का क्वेश्चन आईएमएम में आया होता है। उसके बाद मतलब आपने जो एलपी करनी है, जो आपने सीएसएफ करना है ना, सीएसएफ में आपने पीसीआर करवाना है। ट्रीटमेंट हमें पता है कि एंटीवायरल में एसाइक्लोविर होती है हमारे पास। इसमें ये होता है कि ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अगर ट्रीटमेंट टाइम पे स्टार्ट हो जाए तो 10 to 20% मोर्टेलिटी है, वरना इसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है। ओके। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हंटिंगटन डिज़ीज़। हंटिंगटन डिज़ीज़ का थोड़ा-सा मैं आपको ना पीछे वो दे चुकी हूँ, कॉन्सेप्ट दिया था मैंने कि दिस बेसिकली प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ होती है और इनिशियल सिम्पटम्स, इट्स अ वेरी, वेरी डिसेबलिंग डिज़ीज़। इट्स लाइक अगर हम इसके बारे में बात करें तो पेशेंट जो होता है ना, उसका ये सीन होता है कि इतनी ज़्यादा डिसेबलिंग डिज़ीज़ है कि पेशेंट ना मोस्टली पेशेंट सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इनमें। इस वजह से इसमें पेशेंट को ना साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की और सोशल सपोर्ट की और ऑक्यूपेशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेकेंडली ये होता है कि इसमें फिनोमेना ऑफ एंटीसिपेशन होता है बिकॉज़ दिस इज़ एन ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर। फिनोमेना ऑफ एंटीसिपेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर फादर को 30 इयर्स की एज में हंटिंगटन डिज़ीज़ हुई है तो उसको बेटे को 20 इयर्स की एज में हो जाएगी। और हमने इसमें जेनेटिक काउंसलिंग करके उसको बताना होता है कि ये उसके चिल्ड्रन में तो ये काम होना ही होना है और लाइक दे हैव टू प्लान एवरीथिंग। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है? अब हमने मतलब वही वाली बात है, ज़्यादातर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर है। ओके, सीएजी का रिपीट होता है इसमें कैग। स्ट्राइटम एंड बेसल गैंग्लिया को इन्वॉल्व करेगा, तो जब भी आपके स्ट्राइटम और बेसल गैंग्लिया जहाँ पे इन्वॉल्व हो गया मतलब पेशेंट को इन्वॉलंटरी मूवमेंट्स होंगे, पेशेंट को मोटर प्रॉब्लम्स भी होंगे, चलने में प्रॉब्लम होगा, इन्वॉलंटरी मूवमेंट्स होंगे और डिफेक्ट होता है क्रोमोसोम 4 पे। टिपिकली फीचर्स डेवलप करते हैं 35 इयर्स ऑफ एज में। पेशेंट को इन्वॉलंटरी मूवमेंट्स मतलब कोरियाँ होने, डिस्टल फिंगर्स इन्वॉल्व होंगी। पर्सनैलिटी चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पर्सनैलिटी चेंजेस होती हैं ज़्यादातर जो है ना डिज़ीज़ की अपनी उसकी वजह से ही हो रही होती हैं। डिस्टोनिया मैंने आपको बताया था कि इनवॉलंटरी जो है ना हाइपर एक्सटेंशन या हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर्स हो जाती है, उसको कहते हैं। साइकिलिक आई मूवमेंट्स हो रही होती हैं। सो इसका ट्रीटमेंट इसने यहाँ पे नहीं बताया हुआ, सो यू पीपल कैन नोट द ट्रीटमेंट कि इसकी जो ड्रग यूज़ होती है ना, इसका एज़ सच कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। मैं आपको एक बात बता चुकी हूँ कि मेनली इसमें काउंसलिंग करनी होती है और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी होती है और साथ जो भी ऑक्यूपेशनल सपोर्ट एंड सोशल जो हम दे सकते हैं। लेकिन जो ड्रग हम इसके थोड़े बहुत सिम्पटम्स को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ टेट्राबेनाज़ीन। सो टेट्राबेनाज़ीन या ड्यू टेट्राबेनाज़ीन जो है ना, आप इसका नेम राइट कर लें अपने नोट्स में जिधर भी आप पढ़ रहे हैं। तो ये सीपीएससी में क्वेश्चन आया होता है टेट्राबेनाज़ीन का, उन्होंने आस्क किया होता है। टेट्राबेनाज़ीन इज़ अ ड्रग टू somewhat treat Huntington disease. Okay, the next topic is idiopathic intracranial hypertension. It's very, very, very important topic. Idiopathic intracranial hypertension का सेकंड नेम होता है benign intracranial hypertension, थर्ड नेम होता है pseudo tumor cerebri। वो आपको तीनों में से कोई भी नेम दे सकता है। यंग ओवरवेट फीमेल्स में होता है। ओवरवेट तो उन्होंने नहीं बताया होता एमसीक्यू में, यंग फीमेल बताया होता है या उसकी एज मेंशन की होती है 20 to 25 इयर्स, यंग 30 35।
रिस्क फैक्टर्स होते हैं ओबेसिटी, फीमेल सेक्स प्रेगनेंसी, ड्रग्स की हम बात आगे करते हैं। इसमें पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करेगी आपके पास? पेशेंट की हिस्ट्री होगी कि उसको होगा अर्ली मॉर्निंग हेडेक डेली, मतलब जब वो सुबह उठती है सो के, उसकी हिस्ट्री होगी कि जब वो सुबह सोकर उठती है तो उसको बहुत सवेर हेडेक हो रहा होता है, उसके साथ उसे नोज़िया हो रहा होता है, समटाइम्स उसको वॉमिटिंग भी होने लग जाती है, ठीक है? पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग हेडेक हुआ करेगा, साथ पेशेंट के विजुअल चेंजेस होने शुरू हो गए हैं, उसको डिप्लोपिया होना स्टार्ट हो गया है, ब्लरिंग ऑफ विजन स्टार्ट हो गई है। तो ये सारा कुछ जो है ना फीमेल, young female with the features of early morning headache associated with vomiting or nausea or diplopia or blurring of vision. So first you have to consider benign intracranial hypertension. अदर फीचर्स इसमें क्या होते हैं ये मैं आपको सारा बता चुकी हूँ कि एक तो सिक्स नर्व पाल्सी मैंने आपको कल भी बताया था कि सिक्स नर्व पाल्सी इज अ फर्स्ट लोकलाइजिंग साइन। जिधर भी आपको रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर मिलेगा वहाँ पे सिक्स नर्व पाल्सी हो सकती है। पेपिलिटीमा मिल जाएगा साथ। इवन इसमें टोसिस भी हो सकता है पेशेंट को एडवांस डिजीज़ में। अब इसके हम लोग रिस्क फैक्टर्स कर लेते हैं। एक तो हमने ओबेसिटी और फीमेल सेक्स कर लिया, सेकेंड इसमें प्रेगनेंसी आ जाता है। ड्रग्स ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स उन्होंने फीचर्स इतने नहीं बताए होते हैं, लेकिन कोई ना कोई ड्रग बताई होती है कि एक फीमेल ये वाली ड्रग ले रही है और अब जो है ना उसका ये सारा कुछ शुरू हो गया, या ये सब कुछ हो रहा है और अब आप मतलब ऑप्शन में से आपने चूज़ करना है कि कौन सी ड्रग ले रही होगी। तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो सीओसीपी है, दैट्स कॉमनली यूज्ड। एक टेट्रासाइक्लिन है और टेट्रासाइक्लिन में से ना उसने माइनोसाइक्लिन के बारे में बताया होता है। माइनोसाइक्लिन वो क्यों बताता है क्योंकि अक्सर फीमेल्स इसको ना एक्नी ट्रीट करने के लिए लेती हैं। तो माइनोसाइक्लिन एंटी एक्नी ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही होती है। विटामिन ए ले रही होती हैं आइसोट्रेटिनोइन, ठीक है, और लिथियम। तो इसमें से जो है ना सीओसीपी, विटामिन ए और टेट्रासाइक्लिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऑप्शंस में ज़्यादातर यही ड्रग्स देते हैं और इसमें से मतलब ये जो एक टॉपिक ना इसमें न्यूरोलॉजी में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके पेपर में। तो ये ड्रग्स आपने याद रखनी है। फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। मैनेजमेंट में इसकी वेट लॉस होता है। इसकी सबसे जो फर्स्ट लाइन ड्रग अगर उस मतलब उसने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अगर पूछेंगे ना, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है वेट लॉस। आपने सबसे पहले मेडिसिन मतलब मेडिसिन हम साथ ही शुरू कर देते हैं, लेकिन आपने जो इन बुकिश थिंग्स और इन गाइडलाइंस आपने सब अगर वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपसे पूछते हैं, तो आपने मेंशन करना है कि वेट लॉस, ठीक है। अगर वो फार्माकोलॉजिकल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पूछते हैं, फिर होगा कि इसमें एसिटाज़ोलामाइड देते हैं सबसे पहले, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो सीएसएफ की प्रोडक्शन को कम कर देती है। उसके बाद सेकंड लाइन पे टोपिरामेट आ जाती है, ये वेट लॉस भी साथ एडिशनल कराती है। रिपीटेड नंबर पंक्चर्स, इट्स वेरी आप कह सकेंगे पेनफुल फॉर द पेशेंट होता है, रिपीटेड नंबर पंक्चर करवाना, लेकिन जब उनको उसको मेडिसिन से इफ़ेक्ट नहीं हो रहा फिर हम ऐसा करेंगे। और एंड पे फिर हमारे पास अगर मतलब हमने बेसिकली हमारा मेन एम होता है इसमें, क्योंकि रेज़ इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो रहा है और वो ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करने लग गया है, जिसकी वज़ह से पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो हमारा मेन एम होता है, एक पर्पस होता है इस डिज़ीज़ में कि हमने पेशेंट की ब्लाइंडनेस नहीं होने देनी। तो अगर इन सब चीज़ों से पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज़ वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर हम लोग सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, जो ऑप्टिक नर्व शीथ डिकम्प्रेशन एंड फेनेस्ट्रेशन होती है। मतलब आपने इस प्रोसीजर का नाम याद रखना है, अगर वो सर्जिकल प्रोसीजर आपसे पूछें, या लंबोपेरिटोनियल और वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट सर्जरी परफॉर्म कर देते हैं। सो इसका जब मैनेजमेंट पूछेंगे, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इज़ वेट लॉस। अगर वो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पूछता है तो फर्स्ट लाइन ड्रग इज़ एसिटाज़ोलामाइड। सेकंड लाइन अगर वो एसिटाज़ोलामाइड ले रही है और ठीक नहीं हो रही है, वेट लॉस भी कराना, तो टोपिरामेट। अगर पेशेंट उसके बाद भी ठीक नहीं हो रही तो रिपीटेड नंबर पंक्चर। और अगर वो सर्जरी के बारे में पूछे या एंड स्टेज पूछे तो फिर आपकी या तो ये होती है ऑप्टिक नर्व शीथ डिकम्प्रेशन, या फिर आपका शंट होता है। और अगर मेडिकेशन की वज़ह से हो रहा है तो पहला ट्रीटमेंट आपको क्या होगा, आपने उस मेडिकेशन को स्टॉप करना है। उसके बाद वो खुद ही सेटल हो जाएगा विद द टाइम। So this was a very important topic. Hmm. Okay, our next topic is internuclear thermoplegia. कुछ चीज़ें हैं न्यूरोलॉजी में, बेसिकली आपको ना चीज़ें याद नहीं रहती जब तक आपने क्लिनिकली वो पेशेंट में ना देखी हों। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्लिनिकल एक्सपोजर न्यूरोलॉजी का कितना है, मेरा बहुत अच्छा नहीं था इन आवर हॉस्पिटल। न्यूरो का अलग से कोई इतना अच्छा वार्ड नहीं था, तो मुझे थोड़ा-सा ना प्रॉब्लम होता था इन चीज़ों को रिटेन करने में। लेकिन ये है कि विद क्लिनिकल प्रैक्टिस जब आप अपनी करते हैं तो उसमें फिर आपकी सेट हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स में आई होती हैं, जस्ट लाइक इंटरन्यूक्लियर थर्मोप्लीजिया का क्वेश्चन आया होता है एग्ज़ाम में, तो आपको अगर आपने क्लिनिकली पेशेंट नहीं देखा हुआ फिर तो आपको इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा। तो
इंटरन्यूक्लियर थर्मोप्लीजिया जो है ना बेसिकली कॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल डिसकॉन्जुगेट आई मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि एक पहली बात ये याद रखनी है कि ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस की लियन होती है। इसका थोड़ा-सा मैं आपको देती हूँ कि जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस होता है ना, इसने क्या कर रहा होता है, ये 3rd, 4th और 6th नर्व्स को आपस में इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं ना, उनको आपस में कंबाइन कर रहा होता है, ठीक है? उनका आपस में कनेक्शन जो है ना, ये एमएलएफ है, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। जब यहाँ पे लियन हो जाएगी तो इनका आपस में कनेक्शन खत्म हो जाएगा। जब इनका कनेक्शन खत्म होगा तो इनके फंक्शन परफॉर्म करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जाएगा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये होता है कि पेशेंट जो है ना, जो साइड ऑफ लियन होती है, मतलब अगर पेशेंट का लेफ्ट साइड का मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस जो है वो ख़राब हो गया या वहाँ पे लियन आ गई है लेफ्ट साइड वाले में, तो जो पेशेंट की लेफ्ट आई होगी ना, वो एडक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है? और जो पेशेंट की ऑपोज़िट आई होगी ना, मतलब जो राइट आई है, वो क्या करेगी, जब वो एबडक्ट करने लगेगी ना, तो उसमें निस्टैग्मस आ जाएगा। बस आपने इसके साथ यह बात याद रखनी है कि जिस साइड का लियन होगा एमएलएफ में, उस साइड की आई की एडक्शन नहीं होगी। दूसरी आई को बस हमने भूल जाना है। मतलब अगर लेफ्ट साइड का उसका एमएलएफ खराब हुआ हुआ है, तो लेफ्ट आई ने एडक्ट नहीं करना और जो राइट है वो फिर एबडक्शन में निस्टैग्मस करेगी। तो एट द साइट ऑफ द लियन देयर विल बी नो एडक्शन ऑफ दैट आई। फीचर्स ये होंगे, लियन एमएलएफ में होगी, और इसके लोकेटेड एरिया जो है ना, वो पैरामीडियन एरिया मतलब मिड ब्रेन में होता है, क्योंकि नर्व्स हमारी वहीं पे होती हैं, मिड ब्रेन और पोन्स, ठीक है? अब ज़्यादातर जो हमारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें ये बहुत कॉमन है, इंटरन्यूक्लियर थर्मोप्लीजिया। जब मैंने फिर इनको एमएस के पेशेंट्स को देखा, तो उनमें अक्सर पेशेंट्स में ये फाइंडिंग मिलती है। तो बस आपने इसमें ये बात याद रखनी है कि अगर वो आपको ये फीचर्स बता देता है कि पेशेंट जो है ना, उसके क्या हो रहा है। एक पेशेंट आपके पास आया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है, डायग्नोस्ड केस, और अब जब आप उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं या उसने आपको बताया कि मुझे ब्लडिंग ऑफ वीएन हो रही है, जो भी हो रहा है, आपने उसका एग्जामिनेशन किया और जब आप एग्जामिन कर रहे थे, तो उसकी लेफ्ट आई है ना, वो एडक्ट नहीं कर रही थी, और जब आपने राइट आई को देखा, तो वो एबडक्शन करते हुए उसमें निस्टैग्मस आ गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंटरन्यूक्लियर थर्मोप्लीजिया है और ये मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस के लियन की वजह से हो रहा है। और कौन से साइड का मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस है? लेफ्ट साइड का, जिसकी आई एडक्ट नहीं कर रही। बस इसका यही एक बात थी इसमें, आपने और कुछ नहीं याद रखना। Okay, our next very important topic is intracranial venous thrombosis. Um, बेसिकली इंट्राक्रेनियल वेनस थ्रोम्बोसिस भी हमारा इसमें से ना, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तो हमारी आर्टीरियल कॉजेज़ होती हैं जो सेरिब्रल इन्फेक्शन कराती हैं, और हमारे वेनस कॉजेज़ में ना ये थ्रोम्बोसिस आ जाते हैं। मोस्टली में इसमें क्या सैजिटल साइनस थ्रोम्बोसिस होते हैं, लेकिन हमारे पता है कि ये तीनों साइनसेस हैं। एक सैजिटल साइनस है, एक लेटरल साइनस थ्रोम्बोसिस होते हैं, और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होते हैं। फीचर्स क्या होंगे पेशेंट में? हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्शियस, रिड्यूस कॉन्शियसनेस। या तो उसने पेशेंट ने आपको जो बताया होगा ना, वो ये होता है कि एम्प्टी डेल्टा साइन, हमें पता है कि ये सैजिटल साइनस थ्रोम्बोसिस के लिए उसका साइन है सीटी में। या तो आपको डेल्टा साइन के बारे में बताएगा इन द क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे इसके वेग से सिम्टम्स होते हैं, स्ट्रोक के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। साइन का बताएगा, डेल्टा साइन का वहाँ से आपको पता चल जाएगा। खैर इसकी इन्वेस्टिगेशन जो सी होती है ना, एमआरआई, वेनोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है। मैनेजमेंट में हमने एंटीकोएगुलेशन देनी होती है पेशेंट को। स्पेसिफिक सिंड्रोम्स में एक तो सैजिटल साइनस थ्रोम्बोसिस होता है, जिसमें सीजर्स और हेमिप्लीजिया होते हैं, और ये एम्प्टी डेल्टा साइन वेनोग्राफी पे आपको नज़र आ जाता है। ये वाली बात उसने आपको बताई होगी। जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हमें पता है, जो कैवर्नस साइनस होता है ना, इसमें से हमारी मल्टीपल नर्व्स पास कर रही होती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग की जो 3rd, 4th, 5th, 6th, फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन ऑफ 5th नर्व, 3rd, 4th नर्व एंड 6th नर्व, ये सारी कैवर्नस साइनस से पास कर रही होती हैं। तो जब कैवर्नस साइनस का थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, तो ये सारी की सारी नर्व्स क्या होंगी? इनकी लियन आ जाएगा। जब इनका लियन होगा, तो वो सारे फीचर्स आपके फेस पे प्रेजेंट हो जाएंगे। मेन कॉज ऑफ कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होता है इन्फेक्शन। जो हमारे बाकी साइनसेस है ना, सैजिटल और लेटरल, उनमें मेन कॉज होता है थ्रोम्बोसिस ही उसका मेन कॉज होता है, ठीक है? किसी न किसी वजह से प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट थी या जो भी था, लेकिन जो आपका कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होता है ना, उसका मेन कॉज प्रोकोएगुलेंट स्टेट नहीं है, उसका मेन कॉज होता है इन्फेक्शन। वो आपका लोकल इन्फेक्शन हो सकता है, साइनोसाइटिस वगैरह, या फिर ट्रॉमा हो सकता है, नियोप्लेजिया हो सकता है। आपको पेशेंट को क्या मिलेगा? पेशेंट को पेरीऑर्बिटल एडीमा होगा,
अब जिसका क्वेश्चन आया होता है ना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। आपको उन्होंने बताया होता है कि पेशेंट आपके पास आया, उसकी स्वेलिंग ऑफ आई हुई है, मतलब पेरीऑर्बिटल डी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग ऑफ आई है, और आपने जब पेशेंट की आई मूवमेंट्स चेक की हैं तो पेशेंट की आई मूवमेंट्स नहीं है, उसको ऑफ्थेल्मोप्लीजिया हुआ है। इसके साथ क्या हुआ है कि उसका अपर फेस, मतलब उसकी फर्स्ट और सेकंड डिवीजन ऑफ फेशियल फिफ्थ नर्व ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व हुई हुई है, हाइपरेस्थीसिस ऑफ अपर फेस, और साथ पेशेंट को आई में पेन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपका कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के फीचर्स हैं सारे। एक तो वो डायग्नोसिस पूछ सकता है, सेकेंडली क्या होता है कि वो इसकी पूछता है ट्रीटमेंट। दिस इज़ बेसिकली एन इमरजेंसी, ये इतनी वाइटल जगह है, आपके ब्रेन के पास पड़ी हुई है, यहाँ से इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करेगा ब्रेन में तो पेशेंट को एब्सेस हो जाएगी, ब्रेन एब्सेस। या फिर अगर यहाँ से उसका क्लॉट ट्रांसमिट हो गया, क्योंकि हुआ तो थ्रोम्बोसिस ही हुआ, इन्फेक्शन की वजह से क्लॉट चला गया तो पेशेंट को स्ट्रोक हो जाएगा। तो हमने ना पेशेंट के, इट्स वेरी नियर टू द ब्रेन, सारी नर्व्स डैमेज हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है, तो हमने पेशेंट को ना बहुत इमरजेंसी ट्रीट करना होता है। तो इसमें ये होता है कि इसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होता है, कैवर्नस साइनस जो होता है ना, उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट इन द इमरजेंसी है कि हमने पेशेंट को फ़ौरन हाई डोज़ एंटीबायोटिक दे देनी है। उसके साथ हमने पेशेंट को एंटीकोएगुलेशन देनी है। मतलब हमारे जो बाकी साइनसेस के थ्रोम्बोसिस हैं, उसका ट्रीटमेंट है कि हमने पेशेंट को एंटीकोएगुलेट करना है। लेकिन जो हमारा कैवर्नस साइनस का ट्रीटमेंट है, वो लाइफ सेविंग, उसमें ये होता है कि हम पेशेंट को फ़ौरन एंटीबायोटिक का शॉट लगाएँ और उसके साथ एंटीकोएगुलेट करना शुरू कर दें। इसमें ये बात याद रखनी है, ठीक है? अगर वो आपसे मेन ट्रीटमेंट पूछे कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस का, तो वो है एंटीबायोटिक्स। उसके बाद लेटर साइनस थ्रोम्बोसिस में 6 और 7 नर्व की पाल्सी होती है। कैवर्नस साइनस इन साइनसेस में से ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और दूसरा अगर वो एम्प्टी डेल्टा साइन आपको बता दे तो वो वाली बात आ जाती है। ओके, our next topic is Lambert-Eaton syndrome. Now, Lambert-Eaton syndrome is basically थोड़ा-सा मैं अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दूँ, तो अभी हमने माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ना है। ये बेसिकली ना मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है, जो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं ना, उसके डिसऑर्डर्स हैं माइस्थीनिया ग्रेविस एंड Lambert-Eaton सिंड्रोम। अब ये होता है कि थोड़ा-सा इनमें डिफरेंस ये होता है कि माइस्थीनिया ग्रेविस जो होता है ना, उसमें आपकी बेसिकली एग्ज़ॉस्शन हो जाती है मसल्स की। जब मसल्स यूज़ होते हैं तो वो क्या करते हैं, वीक होते जाते हैं, जो सारा के सारा कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम है ना, ये उसके ऑपोज़िट चलता है। ये दोनों एक-दूसरे के ऑपोज़िट हैं। इसमें क्या होगा कि पेशेंट को मसल वीकनेस होगी, लेकिन जब वो एक्सरसाइज़ शुरू करेगा, ये चलना-फिरना शुरू करेगा, तो उसकी एक्टिविटी बेटर हो जाएगी। मतलब मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। अब बात ये होती है कि जो लैम्बर्ट-ईटन होता है ना, आपने इसको इस तरह याद रखना है कि वो जो आपको सिनेरियो देगा, उसमें बताएगा कि या तो पेशेंट स्मोकर है, और अब उसको क्या हो रहा है कि अब उसको मसल वीकनेस हो रही है, लेकिन जैसे-जैसे वो एक्टिविटी करता है, वो इसकी वीकनेस इम्प्रूव हो जाती है, ये उसकी हिस्ट्री है। तो स्मोकर के साथ क्या चीज़ एसोसिएटेड होती है? अगर वो 40 इयर्स या 50 ईयर्स से स्मोकिंग कर रहा है, तो मोस्ट कॉमनली इससे लंग कार्सिनोमा एसोसिएटेड होता है। लंग कैंसर हुआ, और लंग कैंसर की के साथ एसोसिएट होता है लैम्बर्ट-ईटन सबसे कॉमनली। इट्स अ पेरिनियोप्लास्टिक फीचर ऑफ स्मॉल सेल कार्सिनोमा या लंग कार्सिनोमा। तो दूसरे बाकी मतलब जितनी भी मैलिग्नेंसीज़ हैं, सबसे कॉमन लंग कैंसर कार्सिनोमा है, लेकिन कोई भी मैलिग्नेंसी हो सकती है। और उसके साथ अगर वो ये आपको बता देना, क्योंकि वही बात है कि सीपीएसपी ने आपको सीधा-सीधा नहीं कहना कि पेशेंट जो है ना, उसको कैंसर हुआ हुआ है। वो आपको बताएगा कि पेशेंट स्मोकर है और अब उसको ये हो रहा है, तो आप उसको खुद कंसीडर करेंगे स्मोकिंग के साथ उसको कैंसर हुआ था, और उसके बाद उसको लैम्बर्ट-ईटन होना शुरू हो गया। इट्स इंडिपेंडेंटली भी होता है, लेकिन मोस्टली इसका ना एसोसिएशन इसमें होती है। अब पहला क्वेश्चन मैंने आपको इसका बता दिया डायग्नोसिस का। सेकंड थिंग इसके पेशेंट जो है ना, इसमें वो एंटीबॉडी पूछते हैं कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या हो रहा होता है इसमें। इसमें ये हो रहा था कि इसमें एंटीबॉडी बन जाती है व्हिच इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट प्री सिनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो आपकी यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ने इन्वॉल्व होना है। दूसरा एमसीक्यू आपका ये है। तीसरा मैंने आपको बता दिया कि रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन से ना मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, व्हिच इज़ कंट्रास्ट टू मायस्थीनिया ग्रेविस। मतलब आगे मैं आपको ईएमजी की फाइंडिंग में दोनों में डिफरेंशिएट कर देती हूँ। अच्छा, अब ये है कि वैसे तो मतलब ये बुकिश बात है, उसने क्या है कि क्लिनिकली आपको दूसरी बात भी मिल सकती है कि डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन हमने बस बुक की बात को याद रखना है, एमसीक्यू में यही बात आएगी। लिम्ब गर्डल की वीकनेस होती है, हाइपररिफ्लेक्सिया होता है, ऑटोनॉमिक फीचर्स इसमें आने हैं। अब अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी की फाइंडिंग्स होती हैं ना, वो इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स आता है। जो होता है ना मायस्थीनिया ग्रेविस, उसमें होता है डेक्रीमेंटल रिस्पॉन्स, मतलब जो रेपिटेटिव इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करेंगे तो उसमें डिक्रीज़ होती जाएगी स्टिमुलेशन आहिस्ता-आहिस्ता, डेक्रीमेंटल रिस्पॉन्स आएगा इन द मायस्थीनिया ग्रेविस।
लेकिन जो आपका लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम है, इसमें आना है इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स। ये जो है ना वो आपको ईएमजी की फाइंडिंग पूछ लेता है समटाइम्स एमसीक्यू में। ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी हार्ड लाइन है कि एमसीक्यू है। मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने अंडरलाइंग कैंसर को ट्रीट करना है, उसके बाद आप स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, थायोप्रीन दे सकते हैं। आगे इसकी ट्रायल आगे उसकी इम्पोर्टेंट नहीं है। आईवीआईजी और प्लाज़्मा एक्सचेंज, इसके ना मैनेजमेंट का क्वेश्चन मैंने कभी भी नहीं देखा। मैंने इसका ईएमजी वाला क्वेश्चन देखा है। मैंने इसके फीचर्स में से ये मतलब फीचर्स उसने दिए होते हैं डायग्नोसिस का क्वेश्चन देखा है और मैंने वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल वाला क्वेश्चन देखा है। ये 3 टाइप से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। आगे आपका आ जाता है 1 सेकंड। ओके और नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेडिकेशन ओवरयूज़ हेडेक। इसका क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली आता है। इट्स अ वेरी ईज़ी टॉपिक, इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। एक पेशेंट है जी, उसने आपको सिनेरियो दिया हुआ है कि एक पेशेंट आपके पास आया है, या मोस्टली फीमेल्स ही होती हैं जो ज़्यादा मेडिकेशंस लेती हैं हेडेक वगैरह के लिए। एक फीमेल आपके पास आई है और वो आपको बता रही है कि उसको हेडेक होती थी और उसने पेन किलर लेनी स्टार्ट की, कंसीडर करने के वो एनसिड ले रही थी या पैनाडोल ले रही थी, कुछ भी ले रही थी। उसने वो 1 मंथ से ले रही थी और अब क्या हो रहा है कि 1 मंथ तो उसका हेडेक बिल्कुल ठीक था। लेकिन अभी लास्ट कोई 5-6 डेज़ से ऐसा हो रहा है कि वो मेडिकेशन भी लेती है, फिर भी उसको हेडेक होता रहता है, उसका हेडेक सेटल नहीं हो रहा उस मेडिकेशन से। तो अब वो जो बात है ना, वो ये है कि उसका हेडेक जो पहले जो था, वो तो किसी और वजह से हो रहा था, लेकिन अब उसको ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से हेडेक हो रहा है। वो कॉमन मतलब उसने डेली बेसिस पे मेडिसिन ली। 1 मंथ की हिस्ट्री तो नहीं होती, प्रोलॉन्ग मेडिकेशन ली होती है, लेकिन वो इतने अरसे से डेली रेगुलरली मेडिसिन लेती रही कि मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक होना शुरू हो गया उसको। अब वो मेडिसिन लेती है तो उसको और हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो इसमें फीचर्स ये होंगे कि पेशेंट बताएगी कि 15 डेज़ और मोर पर मंथ उसको हेडेक रहता है और डेवलप्ड और वर्सेंड व्हाइल टेकिंग रेगुलर सिम्प्टोमेटिक, मतलब सिम्प्टोमेटिक मेडिकेशन लेते-लेते वो वर्स हो गया है या उसको डेली बेसिस पे होना शुरू हो गया। और सबसे ज़्यादा ये उन पेशेंट्स में होता है क्योंकि ओपियोइड्स जो ना ओपियोइड्स ऐसी ड्रग्स हैं जो खुद भी उनका साइड इफ़ेक्ट है कि वो हेडेक कराती हैं। तो जो मोस्ट पीपल एट रिस्क होते हैं ना, वो ट्रिप्टेन्स ले रहे होते हैं या ओपियोइड्स ले रहे होते हैं। ट्रिप्टेन्स क्योंकि हम लोग माइग्रेन में दे रहे होते हैं। अब ये होता है, एक तो बात होगी इसकी डायग्नोसिस की, दूसरा ये होता है कि इसकी मैनेजमेंट क्या करनी है। मैनेजमेंट में ये होता है कि अगर ट्रिप्टेन्स और सिंपल एनाल्जेसिक्स है ना पेशेंट के, जस्ट लाइक एनसिड्स हैं या पैनाडोल है, ये सारा कुछ, तो वो फ़ौरन हम बंद करा देंगे। लेकिन कभी भी हमने ओपियोइड्स को फ़ौरन बंद नहीं कराना। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पेशेंट ओपियोइड्स ले रही है तो आपने उसको स्लोली टेपर ऑफ करना है, फिर बंद करना है, और अगर बाकी हैं तो उनको फ़ौरन बंद कराएँगे। पेशेंट को काउंसल करेंगे, उसे मेडिसिन्स नहीं लेनी है फ़ौरन। अच्छा, ये हमने कर लिया मेडिकेशन ओवरयूज़ हेडेक। आगे आप कह रहे थे मेनियर्स डिज़ीज़। मेनियर्स डिज़ीज़ इज़ बेसिकली थोड़ा-सा इसका लिंक ना उसके साथ बना लें। मैंने इसको बीपीपीवी और इसको ना थोड़ा इकट्ठे मैंने रखा हुआ था कि मुझे दोनों ही ना भूलें। बीपीपीवी बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोज़िशनल वर्टिगो, मैंने आपको बताया था कि पेशेंट की हिस्ट्री होती है कि जब वो लेटे होते हैं और साइड चेंज करते हैं तो उस टाइम उनको ना वर्टिगो डिज़ीनेस होनी शुरू हो जाती है। मेनियर्स डिज़ीज़ का क्या है कि ये इनर ईयर का प्रॉब्लम है। इनर ईयर जहाँ पे एंडोलिम्फेटिक सिस्टम होता है आपका। वहाँ पे क्या होता है कि एक्सेसिव प्रेशर जो है ना बिल्डअप की वज़ह से इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। मिडल एज एडल्ट्स में होता है किसी भी एज में। अब पेशेंट के फीचर्स क्या होंगे? वर्टिगो, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो, टिनाइटस एंड हियरिंग लॉस जो कि सेंसरी न्यूरल होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है ना पेशेंट आपको बताएगा कि उसको वर्टिगो होती है। 1 सेकंड। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होगा कि पेशेंट को वर्टिगो होता है। उसके साथ ना वो आपको बताएगा, क्योंकि वर्टिगो तो बीपीपीवी में भी हो रहा होता है, साथ वो आपको ना थोड़ा क्लू दे देता है कि पेशेंट को सेंसेशन ऑफ ओरल फुलनेस होती है और प्रेशर होता है। ओरल फुलनेस का वर्ड उसने यूज़ किया होता है इन द सिनेरियो अलोंग विद वर्टिगो, वहाँ से पता चल जाता है कि ये मेनियर्स डिज़ीज़ है। मेरा क्लू यही था, ओरल फुलनेस वाला, ठीक है? अदर फीचर्स में मतलब वो तो निस्टैगमेंट्स जो भी होता है, ये सब कुछ याद नहीं रहता, तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है। इससे पेशेंट में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है। अब ये है कि एक तो ईएनटी असेसमेंट करनी है, दूसरा पेशेंट को ना ड्राइविंग स्टॉप करनी है जब तक सिम्पटम्स कंट्रोल नहीं हो जाते। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूट अटैक्स में आपने बक्कल और इंट्रामस्कुलर क्लोरपिराज़िन देनी है। एडमिशन समटाइम करना पड़ता है और प्रिवेंशन के लिए बीटा हिस्टीन देनी है। ठीक है? तो इसके ना उन्होंने 2 तरह से क्वेश्चन पूछा होता है। एक तो एक्यूट अटैक होता है जिसमें आपने प्रोक्लोरपिराज़िन देनी है, और जो आपका होता है ना ये इसकी प्रिवेंशन प्रोफिलैक्टिकली आपने बीटा हिस्टीन देनी है। तो ये 2 ड्रग्स याद रखनी है अलग-अलग कि एक्यूट अटैक में आपने क्या देना है और आपने इसकी प्रिवेंशन में क्या देना है।
प्रिवेंशन उन्हें बहुत कॉमनली पूछी होती है इसकी, बीटा हिस्टीन वाली। आगे ना मेनिंजाइटिस आ गया है। मैंने मेनिंजाइटिस थोड़ा सा आपको बता दिया था। मैंने मेनिंजाइटिस की एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है, एक सेकेंड। ओके, जो मेनिंजाइटिस है ना ये थोड़ा सा ना मैं कल आपको इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह शायद आपको एक्सप्लेन नहीं किया। मेनिंजाइटिस एक तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ना 2 to 3 क्वेश्चंस उन्होंने पेपर में दिए होते हैं, आईएमएम में भी और पार्ट 2 में भी। सेकेंडली मुझे ये टॉपिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ये बहुत कन्फ्यूजिंग से इसका सारी वैल्यूज़ होती हैं। मैंने थोड़े से अपने क्लूज़ बनाए हुए थे इसमें, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक मैंने टेबल शेयर किया था आपके साथ इन द ग्रुप सीएमडीटी में से। एक तो ना आपको इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपने इन्हीं वैल्यूज़ को वो आगे पीछे देखना है, और आपने जो आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है ना मेनली, एक तो उसमें सेल काउंट बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट का, और उसमें प्रोटीन बहुत हाई होगा। मतलब सबसे ज़्यादा हाई जो प्रोटीन जो होता है ना वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का होता है। जो आपका आगे न्यूट्रोफिल्स, उसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो टीबी वाला होता है उसमें होते हैं लिम्फोसाइट्स। बाकी दोनों के वैल्यूज़ तकरीबन प्रोटीन दोनों में हाई होता है, ग्लूकोज़ दोनों में लो होती है। जो मैंने इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए एक क्लू रखा हुआ था ना, समटाइम्स वो ये होता है कि वो आपको लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स वाली तो बात ही नहीं बताते, क्योंकि दिस इज सीपीएसपी, उसने आपको कंफ्यूज करना है। तो जो आपका एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है ना, वो हमेशा एक्यूटली ही प्रेजेंट करेगा। मतलब उसमें जो बैक्टीरियल वाला है ना, उसमें उसने प्रोटीन हाई दिया होगा 45 से ज़्यादा, ग्लूकोज उसने कम दी होगी लेस देन 2/3, और साथ उसने ना आपको बता दिया होगा कि पेशेंट को 1-2 दिन पहले फीवर हुआ और उसको नेक रिजिडिटी होगी सारा। जो टीबी वाला पेशेंट है ना, टीबी वाला पेशेंट क्या होगा, उसकी 1 to 2 वीक्स की एटलीस्ट हिस्ट्री होगी, क्योंकि टीबी इतना एक्यूटली प्रेजेंट नहीं करता। तो थोड़ा-सा मैंने ना वीक्स के लिहाज से क्लू रखा हुआ था। बाकी अगर वो आपको लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स का बता दे तो वेरी गुड। अगर आपको वायरल वाला तो हमें पता होता है कि वायरल में ना प्रोटीन ने इतना ज़्यादा होना है, ना ग्लूकोज़ ने बहुत कम होना है, आपको लिम्फोसाइट्स मिल जाने हैं। उसके बाद जो आपका फंगल मेनिंजाइटिस होता है ना, फंगल में भी हाँ, फंगल की पिक्चर भी इनके जैसी ही होती है, लेकिन उसमें भी आपको लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। एक आपकी टर्म होती है पार्शियली ट्रीटेड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ये वाला क्वेश्चन भी सीपीएसपी का बहुत फेवरेट है। पार्शियली ट्रीटेड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ये होता है कि क्योंकि आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया हुआ है, और आप जब उसकी आप एलपी परफॉर्म करेंगे इन द सीएसएफ एग्जामिनेशन, तो आपको चीज़ें ख़राब ही मिलेंगी, नॉर्मल नहीं मिलेंगी, लेकिन उतनी बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगी और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं होगी। अगर पेशेंट के पहले न्यूट्रोफिल्स 500 से ज़्यादा थे, तो अब उसके न्यूट्रोफिल्स जो है ना वो होंगे 100 टू 200 तक। और अगर उसका प्रोटीन जो था वो जब वो पेशेंट आया तो 100 था उस टाइम, और अब उसका प्रोटीन हो गया होगा 60, होगा 45 से ज़्यादा ही, लेकिन उतना नहीं होगा। और अगर पेशेंट का मतलब ग्लूकोज़ भी नॉर्मल नहीं होगी, लेकिन अपर लिमिट पे होगी, थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। प्रोटीन थोड़ा-सा ज़्यादा थोड़ी-सी कम होगी। प्रोटीन थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, ग्लूकोज़ थोड़ी-सी कम होगी, सेल्स थोड़े से नॉर्मल हो चुके होंगे। वो होगा पार्शियली ट्रीटेड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, मतलब प्रॉपर एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की पिक्चर नहीं बनेगी आपकी। तो ये थोड़े से क्लूज़ मैं इसमें मेनिंजाइटिस में देना चाह रही थी। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग टॉपिक है। इन द एग्ज़ाम जो है ना, इसको थोड़ा फ़ोकस करके करें तो इसकी समझ आ जाती है, लेकिन मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़े मुश्किल से लगते थे। हमने बेसिकली मैंने आपको ना मल्टीपल टॉपिक्स आज करवा दिए हैं। हमारे अब थोड़े से ना लंबे-लंबे टॉपिक्स रह गए हैं, जस्ट लाइक पार्किंसन का टॉपिक हो गया, मिग्रेन वाला टॉपिक हो गया, टीआईए रहता है अभी हमारा, और कुछ छोटे टॉपिक्स भी रहते हैं अभी, लेकिन इंशाल्लाह वी विल कवर देम टुमारो। हमारे लास्ट लेक्चर में ये सब कुछ कवर हो जाएगा। एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि समटाइम्स जो है ना कुछ वैल्यूज़ जस्ट लाइक मैं आपको, हाँ, ये सब कुछ वो है जो मैंने बार-बार पढ़ा और मुझे याद हुआ, और मैं आपको टॉपिक पढ़ते हुए मुझे जो बातें याद आती हैं वो सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मेरे पास मल्टीपल नोट्स खोलना और मल्टीपल बुक्स खोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, और सेकेंडली मैंने इतने ज़्यादा नोट्स बनाए भी नहीं हुए। मैंने अपनी बुक जो है, मेरी क्वेश्चन बैंक था वास्ट मेडिसिन, मैंने आपको बताया वो मैंने रखा हुआ था अपने पास, और जब मैंने एमसीक्यूज़ वगैरह किए उस टाइम मैंने जो इधर-उधर से कन्फर्मेशन की सीएमडीटी से अप टू डेट से, और जो मैंने कोर्सेज़ किए और ये सारा कुछ, वो सब कुछ उनका जो एक एंड पॉइंट निकला ना, वो सारे का सारा नॉलेज जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। एक तो मेरे पास रिटन फॉर्म में ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सेकंडली थोड़ी बात ये है कि अगर मैं कुछ भूल जाऊँ या कोई वैल्यूज़ मैं आपको बताऊँ तो उसको खुद कन्फर्म कर लिया करें, क्योंकि वही बात है कि मेडिसिन 100% याद नहीं रहती। हो सकता है मैं कोई बात आपको कभी कोई वैल्यू गलत बता दूँ। थर्ड थिंग दिस के मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी, वो ये है कि
आपने ना फुली मेरे पे डिपेंडेंट रहना है कि सारा कुछ आपको बस जो मैं बताऊँगी वही सब कुछ हो जाएगा। और ना ही ये है कि आपने बिल्कुल ही इन लेक्चर्स को फ़ॉलो नहीं करना। आपने खुद से पढ़ना है, जो-जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, आपने उनको कंटिन्यू करना है और उसके साथ आपने एडिशनल जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपकी रिवीजन हो। आपने जो पढ़ा है जब आप उसको मेरे मतलब वर्ड सुनेंगे तो जो बात आपने पढ़ी होगी ना, वो आपके माइंड में जब 2 बार जाएगी ना, 1 बार पढ़ के और 1 बार सुन के, तो वो आपको रिटेन रह जाएगी। जो मेडिसिन है इतनी वोलेटाइल है कि आप एक चीज़ पढ़ते हैं, वो 3 टू 4 डेज़ के बाद आपको ना उसमें से 50% भूल गई होती है। और एमसीक्यू इतनी छोटी-छोटी बातों में से बन जाते हैं। तो मेरा मेन पर्पस ये है बताने का कि आपने जो चीज़ पढ़ी हुई है या जो चीज़ आपने आगे पढ़नी है वो आप सुन लें, ताकि आपको वो रिटेन हो जाए और साथ आपको मेनली ये पता चल जाए कि कौन-कौन सी चीज़ किस टॉपिक में से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी ये है कि मतलब हम 80 टू 90% चीज़ों को कवर कर सकते हैं, 100% को तो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे सीबीएसई के होते हैं कि वो बस उन्होंने उस टाइम न्यू करने ही होते हैं। लेकिन हमारा मेन पर्पस ये है कि हमने 80 टू 90% तक चीज़ों को कवर करना है, ताकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ भी जाएँ आप लोगों के पेपर में आप लोगों को इश्यू ना हो। बाकी यू हैव टू डू योर एफर्ट, आई एम डूइंग माय एफर्ट इन ऑल द पॉसिबल वेज़। जितना मेरा स्टैमिना होता है उतने मैं टॉपिक्स आपको करवा देती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में जाने लग गई हूँ या मैं चीज़ें मिस करने लगी हूँ, वहाँ पे मैं स्टॉप कर देती हूँ। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये सब टॉपिक्स आपको कवर करा दूँ और जो कार्डियो का वो ड्रग्स रह गई थी वो भी इंशाल्लाह करा दूँगी। थैंक यू सो मच। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क इन द ग्रुप।